मैं अर्ज़ कर रहा था कि डायमेंशंस इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि जिस भी फिज़िक्स के स्टूडेंट को, इवन कि जिस ह्यूमन बीइंग को डायमेंशंस की समझ आ जाए कि ये क्या कहते हैं फिज़िक्स के लोग, क्या राज है जिसको डायमेंशन कहा जाता है और जिसको मैथमेटिक्स में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बताया जाता है कि ये मैथमेटिकली भी साबित हैं कि होती हैं, उनको हम कैसे इमेजिन करें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखें, बहुत सी चीज़ें लॉजिकल होती हैं, वो समझ में आ जाती हैं एक अक्ल वाले को। बहुत सी चीज़ें इमेजिनेटिव होती हैं, उनमें लॉजिक से कहीं ज़्यादा आपके अंदर मौजूद सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, जो नेचुरल चीज़ है, गॉड गिफ्टेड है, वो होनी ज़रूरी होती है। डायमेंशंस के हवाले से हमारी वो ग्रोथ नहीं हुई हम ह्यूमन बीइंग्स की कि हम 3 डायमेंशंस के अलावा किसी और डायमेंशंस को किसी और डायमेंशन को इमेजिन कर सकें। 3 डायमेंशन सब जानते हैं कि ये राइट लेफ्ट है, ये अप डाउन है, ये फ्रंट बैक है, एक्स वाई जी। लेकिन चौथी डायमेंशन टाइम है। आइंस्टाइन ने कहा हर डायमेंशन दूसरी डायमेंशन के साथ एक ऑर्थोगोनल रिलेशन पर है, यानी 90 डिग्री पर है। फिर कुछ डायमेंशंस जो हैं, 2 डायमेंशंस जो हैं वो स्ट्रेट हैं, तो थर्ड हमेशा अगली थर्ड हमेशा जो भी आगे आएगी वो फोल्डेड है। फिर 2 स्ट्रेट हैं तो फिर अगली फोल्डेड है, फिर 2 स्ट्रेट एंड फिर अगली फोल्डेड है। इवन के फोल्डेड डायमेंशन से क्या मुराद है? आप कहते हैं ये डायमेंशन है, ये सीधा सीधा ऐसे राइट, लेकिन ये जो कोई कहे कि ये फोल्डेड है, जैसे एक पेपर को फोल्ड कर दिया जाए, तो ये क्या कंसेप्ट होगा? मैं आज आपके साथ यहाँ ये कंसेप्ट जो है ना, आपको और ख़ुद को पूरी तरह से याद कराने आया हूँ कि ये कंसेप्ट एक फ़िज़िक्स के और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए कैसा कंसेप्ट है और ये कैसा हो सकता है। शुरू हम 3 डायमेंशन से ही करते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे पास सिंपल एक्सेस हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्स। ये मैं नया सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, मेरी लाइनें सीधी नहीं है, लेकिन इसमें खूबी है कि ये खुद सीधी कर देता है। अच्छा, एक्स और वाई जो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम यहाँ रुकेंगे। ये 2 डायमेंशंस है, वाई और एक्स। सबसे पहले अक्लीदस ने इनका जो शऊर है वो हमें दिया। इन्हें हम कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स नहीं कहते। एक फ़र्क जो यहाँ पे अली रज़ा मौजूद है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए, वो है डिफरेंस कार्टीजियन डायमेंशंस का यूक्लिडियन से। कार्टीजियन डायमेंशंस जो हैं वो क्या हैं? कार्टीजियन डायमेंशंस हैं एक्स वाई जी। वैसे इन एक्चुअल ये इब्न अल हैदम का काम था। सबसे पहले 3 डायमेंशंस का जिक्र अगर किसी के पास मिलता है कि स्पेस की 3 डायमेंशंस हैं, तो उसको कैलकुलेट किया जा सकता है और कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये सबसे पहले अगर किसी ने जिक्र किया तो इब्न अल हैदम है, मुस्लिम साइंटिस्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री ऑफ साइंस में उनके नाम से ये बात कम की जाती है तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा इसको कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। डेकार्ट ने जो दिए थे, किसको? एक्स वाई जी को। ठहरिए, मैं आपके लिए एक सॉफ्टवेयर खोलता हूँ 3D का, ताकि वो डायमेंशंस आपके सामने रहें। 3 डायमेंशंस। अब जो बात मैं आपसे करने लगा हूँ उसके लिए मुझे आपकी भरपूर तवज्जो चाहिए। बात यह है कि आपने भी सुना होगा बचपन से, जब आप बड़े होते हुए आए होंगे, कि नुक्ते के 2 मीनिंग्स हैं। एक मीनिंग में तो हम कहते हैं ये नुक्ता है नून काफ कशिश वाली और ते है ता, ये नुक्ता है, एक फिक्री बात है, तुम्हारा नुक्ता मुझे समझ में आया। कायद आज़म के 14 निकात का लफ्ज़ बोला जाता है, उसमें कशिश वाली काफ लगी हुई है। ये नुक्ता कहलाता है किसी पॉइंट, कोई जिससे हम कहते हैं एक नुक्ते विच गल मुक दी है, कि सारी बात जो वो एक नुक्ते में समझा दी है। ये नुक्ता। और एक नुक्ता है जो हम तोए से लिखते हैं, 2 नुक्ते वाले काफ से और तोए से लिखते हैं। ये फ़र्क ज़रा आपने याद रखना है।
एक नुक्ता है ये, जो पहला नुक्ता है जिसमें किसी फिक्री ख्याल की बात हो रही है कि कोई फिक्री नुक्ता है, वो नुक्ता है ये। तो देखें कितना फ़र्क है, इसकी स्पेलिंग और है, इसके स्पेलिंग और है। तो ये आपने जहन में अब आज के बाद रखना है। तो जो ये नुक्ता है, इस नुक्ते को डॉट कहते हैं, डॉट। अब ज़रा आपकी अगर तवज्जो रहे तो यहाँ पे मैं आपके सामने ऑस्पेंस्की का प्रिंसिपल पेश करने लगा हूँ, जो एक रशियन मैथमेटिशियन है, जो बाद में सूफ़ी हो गया था, दरवेश हो गया था और सूफियाना उसने एक फ़िरका बना लिया था, लेकिन वो मैथमेटिशियन भी है। उसने एक अपनी किताब टेरिशियम ऑर्गेनम में उसने एक प्रिंसिपल पेश किया है। प्रिंसिपल ये है कि जो डायरेक्शन लेस शेप्स और स्पेसेस होती हैं, डायरेक्शन लेस शेप्स और स्पेसेस जो होती हैं, उनमें ज़बरदस्ती डायरेक्शन पैदा करने से, इफ़ वी पुट अ डायरेक्शन forcefully, this is the birth of a new dimension always. ये प्रिंसिपल आपने याद रखना है, a new dimension always. अब इस प्रिंसिपल की रूह से आप काउंटलेस डायमेंशंस तक पहुंच सकते हैं। काउंटलेस डायमेंशन, मल्टीपल डायमेंशन, नॉट ओनली 10 ऑफ द स्ट्रिंग थ्योरी। 10 डायमेंशंस बार बार इसलिए कहता हूँ कि स्पेस की वो 10 है जो स्ट्रिंग थ्योरी में है, और टाइम की 1 है, तो 11 टोटल है आजकल की एम थ्योरी की डायमेंशंस। उसका आज जिक्र आएगा आगे। तो जो डायमेंशंस हैं ऑस्पेंस्की की जो सिखाने का उसका जो तरीका है, उस तरीके में जो ऑस्पेंस्की का सिखाने का तरीका है, उसमें डायमेंशंस बहुत सलीके से सिखाई गई हैं। इसलिए ये प्रिंसिपल मैंने आपको लिखवाया है, क्योंकि अभी आप जान जाएंगे कि वो तरीका हम फॉलो करेंगे तो डायमेंशंस एक सलीके से हमें सिखाई जाएंगी। ऑटोमेटिकली उनका ऑर्थोगोनल होना खुद ब खुद आइंदा हमें याद रह जाएगा, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फोल्ड कब हो और ऑर्थोगोनल कब हो। डायरेक्शन लेस शेप्स आर स्पेसेस जो हैं, इफ़ वी क्रिएट लिखना था मैंने यहाँ पे, ये मिस है सिर्फ और वजह नहीं है। इफ़ वी क्रिएट पहले है और आ बाद में है। इफ़ वी क्रिएट अ डायरेक्शन फोर्सफुली इन दैम, दिस इज द बर्थ ऑफ, मैं मिस करता हूँ लफ्ज़, दिस इज द बर्थ ऑफ अ न्यू डायमेंशन ऑलवेज। अब आप इसका प्रूफ देखें। अगर आप एक नुक्ता जिसका हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे लगाएं, अच्छा जी, अब ये हम बात कर रहे थे कि ये नुक्ता कहलाता है नून, 2 नुक्ते वाला काफ और ये नुक्ता, और अंग्रेजी में इसको डॉट कहते हैं, पॉइंट नहीं कहते। पॉइंट भी बाज़ लोग कहते हैं, लेकिन पॉइंट का इंग्लिश का जो लफ्ज़ पॉइंट है उसका तर्जमा हमारे पास ये है, यू हैव मेड यूर पॉइंट, तुमने अपना नुक्ता बता दिया है। बहर पॉइंट भी इसको मैथमेटिक्स में कहा जाता है, इसलिए इंग्लिश में ये दोनों के लिए यूज़ होता है, लेकिन उर्दू में नुक्ता सिर्फ इसके लिए यूज़ होता है जिसको डॉट कहते हैं। ओके, लेट्स डू समथिंग कि इसमें जो डायमेंशंस नहीं हैं, प्रिंसिपल को हम देख लेते हैं। ऊपर लिखा हुआ है, सबसे पहली लाइन पढ़ें, इसमें लिखा हुआ है कि डायरेक्शन लेस शेप्स और स्पेसेस। सो ये एक शेप है, इसलिए हम अब इसको देखते हैं डायरेक्शन लेस कैसे है। डायरेक्शन लेस इसलिए है कि इसमें कोई डायरेक्शन जो है उसकी मूवमेंट कि ये किस तरफ को चल पड़ेगा इसके अंदर नज़र नहीं आती। एक शेप ऐसी भी तो हो सकती है, आंखें बंद करके बंदा कहता है कि इसमें एक वेक्टर है, एक वेक्टर जो बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन है। सो जो डायरेक्शन लेस स्पेसेस या शेप्स हैं उनमें ज़बरदस्ती डायरेक्शन पैदा कर देने से क्या होता है। अच्छा, उनमें ज़बरदस्ती डायरेक्शन कैसे पैदा की जाएगी, यहाँ पे मैं एक प्रिंसिपल लिखना भूल गया हूँ, चौथा नुक्ता जो उसका है, डायरेक्शन लेस शेप्स आर स्पेसेस
इनकी हम बात कर रहे हैं, और इनमें इफ वी क्रिएट अ डायरेक्शन फोर्सफुली इन देम वी नीड ए डायरेक्शनलेस शेप्स और स्पेसेस जो होती हैं, इफ वी क्रिएट अ डायरेक्शन फोर्सफुली इन देम वी नीड टू पुट कॉपीज ऑफ द सेम, यानी उसी ऑब्जेक्ट की कॉपीज हमें जोड़नी होगी साथ। दिस इज द बर्थ ऑफ अ न्यू डायमेंशन। डायमेंशन और डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा फर्क है, और ये बात अब आप समझ लेंगे आसानी से, क्योंकि ये बात कह रहा है कि ये जो पॉइंट है इसमें कोई मूवमेंट हमें महसूस नहीं हो रही कि ये किधर उड़ना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, तो ये डायरेक्शन लेस है। अब हम इसमें दूसरी कोई डायरेक्शन पैदा करना चाहते हैं तो वी नीड टू पुट द कॉपीज ऑफ द सेम। इस नुक्ते की हम कॉपीज जो हैं वो ले लेते हैं और उनको जोड़ते हैं, जैसा उसने चाहा है वैसा हम करते हैं। एक कॉपी साथ जोड़ देते हैं, किसी भी सिमत में डायरेक्ट वन ऑफ द कॉपीज हम ये ऐसे जोड़ देते हैं। तो अब क्या हो गया है कि अब इसमें दो डायरेक्शंस नजर आ रही हैं, राइट एंड लेफ्ट, लाइक एक्स एक्सिस। ये बात है कि एक डायमेंशन पैदा हो गई है। पॉइंट वाज द जीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, बट पॉइंट हैज क्रिएटेड फर्स्ट डायमेंशन जस्ट बाय पुटिंग द कॉपीज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन विद इट in any direction that you forcefully create in it, because उसमें जो एक डायरेक्शन है वो ऑलरेडी तो हमें नजर नहीं आ रही, इधर है कि इधर है, but you forcefully have created a direction in it and now you get a line. So ये प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल को आपने भूलना नहीं है। पॉइंट जो है वो था जीरो डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, और लाइन जो यहाँ पे बन गई वो हो गई 1D। अब आप प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। प्रिंसिपल फॉलो करने का मतलब है कि प्रिंसिपल ये कह रहा है कि अब जो लाइन में डायमेंशंस नहीं पाई जाती उन डायमेंशंस को फोर्सफुली क्रिएट करो। अब लाइन में दो डायरेक्शंस तो पाई जाती है, एक्स एक्सिस प्लस पर भी होता है और एक्स एक्सिस माइनस पर भी होता है, ये 2 डायरेक्शंस है। लेकिन इसमें बाकी ऊपर और नीचे की डायरेक्शंस, यहाँ अगर कुछ हम बढ़ाएं और यहाँ अगर कुछ बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएंगे? इसकी मूवमेंट तो इधर की इजाज़त नहीं देती। इसकी मूवमेंट कहती है बढ़ाना है मुझे तो ऐसे बढ़ाओ। अब ऊपर और नीचे हम कैसे बढ़ाएंगे? इसकी मूवमेंट हमें इजाज़त नहीं देती। तो एक ही तरीका है और वो है कि हम इसकी कॉपीज़ को जोड़ना शुरू कर दें। तो अगर आप इसी की कॉपी लें जो एक लाइन हमने क्रिएट की है और इस लाइन की कॉपीज़ को साथ ही जोड़ना शुरू कर दें, इसके बिल्कुल साथ, और बहुत ज़्यादा मैं नहीं लेता, बाकी मैं ऐसे पेन से बना देता हूँ, लेकिन ये 4 कॉपियाँ मैंने ले ली हैं। अगर आप इसकी कॉपीज़ को इसके साथ जोड़ना शुरू कर दें तो ये एक शेप क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। दैट शेप विल लुक लाइक दिस थिंग, और ये क्या कहलाती है? 2 डायमेंशनल शेप। हर 2 डायमेंशनल शेप जो है वो ऐसी ही लाइनों का मजमुआ होती है। अगर वो सर्कुलर है और वो यानी उसके अंदर वो फिल हुआ है तो क्या है कि वो एक ऐसी शेप है जो लाइनों से बनी है। हर 2 डायमेंशनल शेप लाइनों से बनी है, और उसको अगर फिल नहीं हुई तो उसको फिल इमेजिन करें, तब भी वो 2 डायमेंशनल लाइनों से बनी है जिसका एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ होता है। अच्छा, अब प्रिंसिपल को फॉलो करते रहना है, छोड़ना नहीं है। तो प्रिंसिपल कहता है कि जब एक 2 डायमेंशनल लाइन एक चीज़ बन जाती है, जैसा कि एक रेक्टेंगल की शेप आ गई है लाइनों को जोड़ने से, ये अब जो ये रेक्टेंगल है ये शेप बन गई है लाइनें जब हमने जोड़ दी थी, तो वो कहते हैं कि अब इसको आप कैसे प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे? पुट द कॉपीज put the copies in a direction that does not exist in previous dimension. अच्छा, अब इसमें कौन सी ऐसी हैं जो शेप ही ऐसी है जैसे कागज का टुकड़ा होता है? तो इसमें कौन सी हैं? अगर आप देखें कि हाँ, इस रुख पर
इसमें कागज़ ही कागज़ जोड़ दें, जैसे एक हमारी कॉपी होती है, नोटबुक या दस्ता होता है, उसमें कागज़ ही कागज़ जोड़ दें। ये मुझसे सही नहीं बना, लेकिन ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो जैसे किताब होती है तो 3D का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कापियां ही जोड़ी है ना। आप यूँ देख लें कि आपने एक कागज़ हाथ में पकड़ा हुआ है, अगरचे कागज़ जो है वो थोड़ी सी मोटाई रखता है और उसकी मिसाल नहीं देनी चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनालॉजी आप कागज़ को थोड़ी देर के लिए समझ लें कि वो 2 डायमेंशनल ही है। सो इफ़ कागज़ 2 डायमेंशनल है, देन यू कैन पुट द कॉपीज ऑफ दैट 2 डायमेंशनल पेपर alongside other papers, and this travel of the copies is in a new direction, and that new direction is going to create a new dimension. So तीसरी भी हो गई। अब अगर तीसरी भी हो गई तो मसला ये पैदा हो गया है कि ये फार्मूला आगे कैसे जाएगा। यहाँ तक हर कोई आ जाता है, एक 9th-10th का स्टूडेंट भी आ जाता है, ये इजी है। एक्चुअली बात हो रही है एक्स, वाई और जी की। और मेरी बात सुने, आप इसको उल्टा काटें तो और आसान है ये। मैंने तो उस पेंसिल का प्रिंसिपल आपको पढ़ाना था, तो मैंने ये सीधा गया हूँ जो जैसे वो गया है टेरिशियम और गैनियम में जो उसकी किताब है। मैं तो आपको इसको उल्टा बताऊँ ना तो बहुत आसानी से आप एक डिबिया मेरे हाथ में तस्वर करें या एक डली मेरे हाथ में तस्वर करें किसी मैटर की, लाइक वुड, तो उस डली को जो आप तस्वर करें कि वो रेक्टेंगुलर नहीं, वो मतलब क्यूबिकल है, और उसको वो 3D की है, यू नो दैट, और उसको ऐसे काटें आप, मतलब एक ऐसे तेज ब्लेड से उसको काटें कि उसकी छोटी छोटी जैसे चिप्स हम आलू के काटते हैं, ऐसी छोटी छोटी क्रॉस सेक्शंस आप पैदा कर लें। सो ऑल दोज क्रॉस सेक्शंस, पोटैटो चिप्स, यस खुरम, all those cross sections can be considered as 2 dimensional slices. अब वो 2 dimensional slices में से एक ले लें, एक पोटैटो चिप्स, तो वो जब एक ले लेंगे आप तो नाउ यू कैन कट अगेन, बट नाउ आप उसको लाइनों में काटेंगे, जस्ट लाइक रॉड्स, बहुत से रॉड्स की सूरत में वो कट जाएंगे, आखिर में आपके हाथ में एक रॉड बच जाएगा। अब उसको काटना शुरू कर दें तो आप एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, यानी ऑस्पेंस्की जैसे आगे बढ़ा है और वहां तक गया वैसे आप वापस आ सकते हैं। बट एवरी फर्स्ट डायमेंशन इज ऑर्थोगोनल टू द नेक्स्ट। एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्स ऑर्थोगोनल होता है और वाई एक्सिस के साथ जी ऑर्थोगोनल होता है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है कि एक डायमेंशन ऐसी होगी तो दूसरी डायमेंशन 90 पर होगी, और अगर दूसरी 90 पर है और पहली भी ऐसी है तो फिर 90 ढूंढने के लिए उसे तीसरी 90 में जाना पड़ेगा, और अगर चौथा 90 नहीं होगा तो वो 90 कहाँ मिलेगा। यानी डायमेंशंस अगर आगे बढ़ रही हैं तो दिस इज द पॉइंट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस, कि अब ये तो आपने देखा कि प्रिंसिपल को मैंने फॉलो किया ऑस्पेंस्की का और हम 3 डायमेंशंस तक आ गए। बट प्रिंसिपल क्या यहाँ स्टॉप हो जाने का प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल तो कहता है जब भी आपने नई डायमेंशन क्रिएट करनी है तो पिछली जो डायमेंशन क्रिएट हो चुकी है उसको देखो, उस पर गौर करो कि इसमें कौन सी, अब ये 3D का है ना पेन, आप जानते हैं ये माउस जो है मेरा कंप्यूटर का, ये 3D का है, 3D का ऑब्जेक्ट है, हम भी 3D के हैं, तो आप जानते हैं कि इसमें कौन सी डायरेक्शन नहीं है। ये मेरा आपको सवाल है, आप सब गौर से देखें, इसमें कौन सी डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन के लफ्ज़ बोल रहा हूँ। पॉइंट के वक्त हमें पूछा गया पॉइंट में कौन सी डायरेक्शन नहीं है, हमने कहा पॉइंट में दाएं बाएं ऊपर नीचे से कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो हमने कहा फिर इसकी कापियाँ जोड़ दो साथ, उसकी कापियाँ जोड़ी तो लाइन बन गया। लाइन में हमने कहा कौन सी डायरेक्शन है, तो पता चला कि वो एक लाइन है और दाएं बाएं या ऊपर नीचे की बनी हुई है, अगर ड्रॉ की हुई है तो बस 2 रुखों पे वो जा सकती है, तस्वीर के 2 रुख, लेकिन वो तीसरे पे नहीं जा सकती। फिर हमने उस लाइन से अगली डायमेंशन और अगली, अब फार्मूला आपके सामने है और ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये माउस आपको क्या बता रहा है। अली रहमत, कोई भी ऐसा जीनियस बच्चा जो हमारे साथ होते हैं, आज तो फरहान पता नहीं आया कि नहीं, वो बता सकता है कि वो ऐसी कौन सी डायमेंशन है, डायरेक्शन है जिसमें ये नजर नहीं आ रहा है, डज नॉट कंटेन, दिस ऑब्जेक्ट डज नॉट कंटेन दैट डायरेक्शन। मतलब जब डज नॉट कंटेन, जी सर 3 डायरेक्शन तो है इसमें, तीनों आ गई ना, वो तो ऑलरेडी इसमें है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, और इनके इन बिटवीन को भी, यानी हम एक्स और वाई पे डायगोनल अगर ले जाएं दरमियानी जाविये पे,
तो हाँ, ये खुरम कामरान उमर दराज का जवाब दुरुस्त है। टाइम इज द नेक्स्ट डायरेक्शन। अब टाइम इज द नेक्स्ट डायरेक्शन में आप देखें कि कैसे इसकी कापियां जुड़ेंगी। यानी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इवन स्टांस इन फिजिक्स, इन मैथमेटिक्स एक्चुअली। सर एक्चुअली यहाँ ही तो हैरान हो जाते हैं हम कि 3 डायमेंशन है, हमारे पास आगे कोई रेफरेंस नहीं। पॉइंट के वक्त कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही थी, इजी था, हमने उसको जबरदस्ती डायरेक्शन दे दी तो एक डायमेंशन बन गई। लाइन के वक्त नहीं नजर आ रही थी, हमने जबरदस्ती दे दी, कापियां जोड़ दी, एक डायमेंशन बन गई, 2 डायमेंशनल हो गया ऑब्जेक्ट। और फिर हमने उसमें जब उसकी कापियां जोड़ी 2 डायमेंशनल स्लाइसेस की तो 3 डायमेंशनल हो गया। अब 3 डायमेंशनल ये स्लाइस कैसे करें हम, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को एक स्लाइस कैसे शुमार करें हम 4th डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का, और इस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के बारे में हम प्रिंसिपल को कैसे फॉलो करें। दिस इज माई पॉइंट एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस फॉर यू वंस एंड फॉर ऑल। ये तो तय हो गया कि हमारे बड़ों ने, यानी फिजिक्स में हमारे बड़े यानी आइंस्टाइन वगैरह, ये तो तय हो गया कि उन्होंने हमें कह रखा है कि वो डायमेंशन है टाइम। अब हमारे लिए एज अ स्टूडेंट इस आइडिया को हमने अपनी जस्ट ग्रिप में लेना है, ग्रैस्प करना है, और दैट्स ऑल। फिर हम खुश हैं, हमने हासिल कर लिया वो जो चाहते हैं, जो उनकी समझ थी, और वो ये है कि मेरे हाथ पे ये माउस रखा हुआ है, टाइम गुजर रहा है, कापियां कहाँ हैं, कापियां तो नजर नहीं आ रही। हियर इज द पॉइंट, कापियां कहाँ हैं, कापियां तो नजर नहीं आ रही। प्रिंसिपल कहता है कापियां हैं, यहां तो एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, वो कौन से स्लाइसेस हैं जो बन रहे हैं और उसमें एक एक कापी आ रही है। इसका जवाब ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा इमेजिनरी भी नहीं है, कामरान उमर दराज हाँ आप इमेजिन करेंगे, मगर वो कापियां बड़ी जबरदस्त फिजिक्स की चीज है। इसी की वजह से डायमेंशंस का आज लेसन है। वो कापियां क्या हैं, वो कापियां बहुत तकसीम करें इसके टाइम को तकसीम करें, ड्यूरेशन को छोटा करें। कितना छोटा कर सकते हैं आप इसको प्लंकियन लेवल तक छोटा कर सकते, हिल्बर्ट स्पेस में होंगी, आप इसको प्लंकियन लेवल तक छोटा करें। और जब प्लंकियन लेवल तक आप इसको छोटा कर देंगे तो क्या होगा कि वहां पे टाइम एंड स्पेस जो है वो आपको एक ऐसी फॉर्म में नजर आएगा इकट्ठा, कि उसमें ये आप ऑब्जेक्ट रखा आपने। मैं आपको इसको एक और रंग में बताता हूं। अशरी फलसफियों ने कहा कि वो क्वांटम के बानी हैं, मैं मतलब इस बात का कायल हूं कि बानी क्वांटम के अशरी हैं। उन्होंने कहा कि जो टाइम का छोटा वक्फा है, टाइम का उर्दू में लिख रहा हूं, टाइम का जो छोटा स्लाइस है, यानी अगर ये टाइम है, फर्ज करें ये डब्बा टाइम है, फर्ज कर लिया ना ऐसे ही एनालॉजी के तौर पे, तो इसका जो छोटा स्लाइस है, इसको एक स्लाइस को हम कहते हैं ड्यूरेशन। तो अशरियों ने कहा कि ये छोटा स्लाइस इतना छोटा हो सकता है, इतना छोटा हो सकता है कि इसको उन्होंने नाम दिया जौहर, जिसको अंग्रेजी में एटम तर्जमा किया जाता है। तो इसको कहते हैं अशरियन एटमिज्म या अशराइट्स। कोई आप में से स्टडी करना चाहे, अली रहमत खुसूसन, तो आप कहेंगे अशराइट्स एटमिज्म। तो ये बाकायदा एक एटॉमिक थ्योरी है, और आप में से अगर कोई बच्चा इस पे पीएचडी करना चाहे तो एक खुला टॉपिक है, क्योंकि इस पे अभी 1-2 पीएचडी हुई हैं। 2017 में एक हुई है और एक 2019 में, और वो भी बाहर से हुई है, पाकिस्तानी कोई नहीं, मुस्लिम नहीं है जिसने की है, कि ये क्वांटम के ये मूजद हैं, इस तरह के थीसिस बनाए गए। एनीवेज, तो अब जब आप उसको अशरियों को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि होता क्या है, एक लम्हे में आप यहां पर मौजूद हैं, इसको हम कहते हैं प्रीवियस लम्हा, प्रीवियस मोमेंट। तो मैं मोमेंट ही लिख देता हूं यहां पे, और फिर अगले लम्हे में आप यहां होते हैं, यानी अभी भी आप ऐसा कर रहे हैं ना, नेक्स्ट मोमेंट कि एक लम्हे में आप जहां बैठे हैं, आपका हाथ फर्ज करें माथे पे है, तो अगले लम्हे हो सकता है हाथ टेबल पे हो, यानी आप एक लम्हे में जहां पे हैं एग्जैक्टली स्पेस के कोऑर्डिनेट्स में, आप अगले लम्हे पे वहां नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक लम्हे में आप यहां पे हैं और नेक्स्ट मोमेंट में आप एक और जगह पे। ये आपकी मूवमेंट है। क्वेश्चन कि ये जो जगह दरमियान में है, क्या ये जगह खाली है? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक लम्हे में पिछले यानी नंबर 1 स्टेप पर हों और दूसरे लम्हे में उससे अगले यानी स्टेप नंबर 2 पर हों,
और बीच में मल्टीपल स्टेप्स जो है वो ना हो। उन्होंने कहा बीच के मल्टीपल स्टेप्स को अगर आप डिवाइड भी कर दें तो कितना बारीक करेंगे, क्वांटा के लेवल पे। उसे कहते थे ला यत जजात। तो उसको आप क्वांटा के लेवल पे तकसीम करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगी हर चीज़ प्लांकियन फॉर्म में। अब जो आप में से फिजिक्स के स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि प्लांकियन एक स्टैंडर्ड है चीज़ों के छोटा होने का। मसलन प्लांकियन लेंथ जो होती है वो 10⁻37 होती है। अब इतनी छोटी लंबाई तक अगर आप डाउन साइज करेंगे इतनी छोटी लंबाई तक, तो तब आपके पास जाके एक स्लाइस आएगा किसका, जिसका ऊपर जिक्र हो रहा था, तब आपके पास जाके एक स्लाइस आएगा। ओके, आखिरी बात अशरियों की और फिर वापस टॉपिक पे। अशरी कहते हैं कि होता यूं है, अब वो मुस्लिम्स हैं और उस जमाने में रिलीजियस भी बहुत होते थे लोग, तो उन्होंने उसको रिलीजन को जो उसमें इन्वॉल्व किया उसकी वजह से वो इतने फेमस भी नहीं हुए साइंस में। तो वो यहाँ वो रिलीजन इन्वॉल्व करते हुए कहते हैं कि खुदा जो है वो पहले लम्हे में मुझे पैदा करता है, यानी इदरीसी, मुझे मेरा नाम भी लिख देते हैं, पहले लम्हे में मुझे पैदा करता है, दरमियान में मैं नहीं हूं, नॉट एग्जिस्टेंट। ये बड़ी अजीब बातें हैं। और अगले लम्हे में मुझे दोबारा तख्लीक करता है, मेरा हर एटम, मेरा हर जौहर। अगले लम्हे में अल्लाह मुझे दोबारा तख्लीक करता है। तो अल्लाह ताला कुदरत कामिला का मालिक है और वो ऐसा कर सकता है। लेकिन ये बारीक इतने हैं दोनों लम्हे कि इस लम्हे में आप वजूद रखते हैं, इसमें आप नहीं रखते, और इसमें फिर वजूद रखते हैं, तो इसका मतलब आप दोबारा क्रिएट हुए हैं। यू आर अ रिक्रिएशन। अब इसको मौजूदा क्वांटम की रोशनी में अगर आप देखें तो आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ आप पढ़ें जाके जो आज के लेक्चर का हिस्सा नहीं है, और मेरे पास अभी उसकी लिए टाइम नहीं है, लेकिन जो प्लांकियन फिजिक्स, जो जॉन व्हीलर और प्लांकियन की वो हैं एक्सप्लेनेशंस हैं प्लांक की क्वांटम के बारे में, मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि ये मिसाल देखिएगा ज़रा, ये एक मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर मेरा जो है माउस पॉइंटर, ये एक तीर के निशान की तरह से है। नज़र आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, ये एक तीर के निशान की तरह से पॉइंटर है और मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहा हूं और फिर नीचे ला रहा हूं, और ये आपको मुसलसल हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। क्वेश्चन, क्या ये हरकत कर रहा है? आंसर यस, आंख देख रही है कि हरकत कर। क्वेश्चन, क्या ये हरकत कर रहा है इन रियलिटी? आंसर नो, ये हरकत नहीं कर रहा। एक्चुअली स्क्रीन पर पिक्सल्स हैं और स्क्रीन के जो पिक्सल्स हैं उन कुछ पिक्सल्स रोशन हो रहे हैं और कुछ पिक्सल्स डिम हो रहे हैं, तो इसलिए ये जल जाता है तो माउस पॉइंटर की शेप बनती है। जो रोशन होते हैं उनकी वजह से माउस पॉइंटर की तीर वाली शेप बनती है। तो क्वेश्चन, फिर वो हरकत कैसे कर रहा है? जवाब कि जब वो जिस जगह जा चुका है वहाँ वाले रोशन हो गए हैं और जिस जगह से गुजर चुका है वहाँ वाले बुझ गए हैं। ये बिल्कुल शादी ब्याह के मौके पे घरों पे लिखा होता है शादी मुबारक, बत्तियां जल रही होती हैं। थोड़ी देर बाद आप देखते हैं तो वहाँ लिखा होता है सत बिस्मिल्लाह, जी आए अनु, खुश आमदीद। एक ही बोर्ड में बल्ब है ना लगे हुए, इलेक्ट्रिशियन ने लगाए हैं, वो जलते हैं तो वो बुझ जाते हैं। इस तरह का काम कर रहा है माउस पॉइंटर आपका। तो ये एनालॉजी जो मैंने माउस पॉइंटर की दी है, ये एग्जैक्टली प्लांकियन एनालॉजी इसको कहा जा सकता है। ये देखें, माउस पॉइंटर यहाँ पे एक कॉपी है, फिर उसकी कॉपियाँ जुड़ती जा रही हैं और सारी उसकी कॉपी दर कॉपी, हर नए फ्रेम में उसकी एक कॉपी है और वो स्टेशनरी है, लेकिन हमारे लिए वो मूवमेंट है। सेम लाइक दैट ये जो क्वांटम एक्सप्लेनेशन है वो ये है, कैज़िमिर इफेक्ट के हवाले से भी आप देख लें कि एट द लेवल ऑफ स्ट्रिंग्स this universe is a music. All the time music is being played by some God word को वो नहीं मानते स्ट्रिंग थ्योरी वाले। स्ट्रिंग थ्योरी की स्ट्रिंग्स, उनमें से आज एक दो का जिक्र भी होना है। स्ट्रिंग थ्योरी की स्ट्रिंग्स जिस तरह से रक्स कर रही हैं, जिस तरह से डांस कर रही हैं, स्ट्रिंग थ्योरी की स्ट्रिंग्स कहाँ पाई जाती हैं? आपने पढ़ा हुआ है एटम होता है सबसे छोटा। एटम से छोटा क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों से छोटा क्या होता है? प्रोटॉनों के अंदर क्वार्क्स होते हैं। क्वार्क्स से छोटा क्या होता है? क्वार्क्स के अंदर स्ट्रिंग्स होती हैं। ओके, स्ट्रिंग सबसे आखिर में है। यस, तो फिर स्ट्रिंग्स मादे के लिए साथ के साथ मखसूस हैं,
या स्ट्रिंग पूरी यूनिवर्स जो एम्प्टी स्पेस है उसमें भी पाई जाती है? नो, स्ट्रिंग्स आर एवरीवेयर। स्ट्रिंग्स आर लाइक अ मोलासेस। कहीं उनकी डेंसिटी एटम बना चुकी है, कहीं उनकी डेंसिटी एटम नहीं बना चुकी। दिस यूनिवर्स इज द फैब्रिकेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स। ये स्ट्रिंग थ्योरी सिर्फ एलिगेंट थ्योरी नहीं है, ये श्योरली फ्यूचर में जाके प्रूव हो जाएगी, क्योंकि इसको दुनिया की आज तक की हिस्ट्री की द मोस्ट एलिगेंट मैथमेटिक्स कहते हैं। और कहते हैं कि आज तक कितनी थ्योरीज आई हैं, सबसे ज़्यादा प्रूफ इसकी मैथमेटिक्स में मिलते हैं ऐसे होने के। अब जो डायमेंशंस हैं वो पहले पढ़ेंगे तो स्ट्रिंग्स तक जाएंगे ना। तो सब जब आखिरी सतह पे आप बारीक कर देते हैं मादे को तो वहाँ स्ट्रिंग्स हैं। इसका मतलब कि स्ट्रिंग तो आउट ऑफ नथिंग पैदा होती हैं और चली भी जा सकती हैं। आपको पता है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि दो फोटान आपस में इतनी शिद्दत से टकरा सकते हैं कि मैटर पैदा हो जाए। तो मैटर एंड एंटी मैटर जो है उसमें हम क्या देखते हैं कि दो फोटान ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ऑफ कोर्स, वो आपस में टकरा कर मैटर पैदा कर सकते हैं। क्या काम है फोटान का मैटर पैदा करना? वो तो स्पीड ऑफ लाइट पे है। हाउ इट कैन बी इवन जस्ट, ये डीप है और ये इसको हिग्स बोसान के साथ पढ़ेंगे। मैं जो डायमेंशंस तक रहना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने सॉफ्टवेयर खोला है, उस पे ज़रा हम फोकस कर लें पहले। ये दरमियान में ही बस हम काम करेंगे। ये देखिए, मैं आपके सामने एक क्यूब क्रिएट कर रहा हूँ और इसको जहन में रखिएगा कि ये एक 3 डायमेंशनल शेप है। ये मैं आपके सामने एक स्फीयर क्रिएट कर रहा हूँ। इसको भी जहन में रखिएगा कि ये एक 3D की शेप है। और ये मैं आपके सामने एक सिलेंडर क्रिएट कर रहा हूँ। इसको भी जहन में रखिएगा कि ये एक 3D की शेप है। और आखिर में ये मैं आपके लिए एक टोरस क्रिएट कर रहा हूँ। और इसको भी जहन में रखिएगा कि ये एक 3D की शेप है। ये आपने जहन में रखना है। तो मैंने इतनी बड़ी आपको टिप दे दी है, हिंट दे दिया है। अभी मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, तो अगर ये मैंने हिंट ना दिया होता तो आप उसका जवाब शायद ना दे सकते, लेकिन अब आपको देना चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ इस बोर्ड पे कुछ आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, देन आई विल आस्क अ क्वेश्चन। तो आपने मुझे, अब मैंने टिप दे दी है आपको, तो आपने मुझे ठीक ठीक जवाब देना है। बीइंग अ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स स्टूडेंट, इट इज़ योर ड्यूटी। फर्ज करें कि आपके पास एक ऐसी स्क्रीन है टीवी की, और उस स्क्रीन में आप देखते हैं कि एक टीवी की स्क्रीन है, या कोई ऐसा इमेजिन कर ले, कागज़ पे कर ले, जहाँ मर्जी कर ले। आप देखते हैं कि उस स्क्रीन में एक कार्टून है, एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, उस पर नज़र आ रहा है, और फ़र्ज़ करें उसकी शेप बी जैसी है। तो आप देख रहे हैं कि वो मुसलसल ऊपर की तरफ मूव करता हुआ बढ़ रहा है। अब अगर ऊपर की तरफ मूव करता हुआ बढ़ रहा है, तो आप देखते हैं कि जब वो यहाँ पहुँचता है ऊपर, तो उसकी शेप ऐसे हो जाती है। अंदाज़ा करें कि ये मैंने क्या कर दिया है। उसकी शेप ऐसे हो जाती है और नीचे से आधा नज़र आता है और ऊपर आधा गायब हो जाता है। सो मेरा क्वेश्चन है कि ये शेप कैसी शेप है? 2D। हॉलो, एम्प्टी? नहीं, कोई जवाब दुरुस्त नहीं है। सर 2D होगा, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन कैसे? 2 डायमेंशन तो यही जगह है, या इस वक्त जो आपके सामने ये 2 डायमेंशन ही है। मैं थोड़ा चेंज करता हूँ मिसाल को। बी की बजाय मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक चींटी बनाता हूँ। मैं एक चींटी जा रही है सफ़र करती हुई, और जब थोड़ी देर गुजरती है तो चींटी नज़र आता है कि स्क्रीन में गायब हो गई, आधी गायब हो गई है। नज़र आता है कि ये चींटी है, ये उसके पिछले टायर हैं, पैर हैं, और ये उसकी मूंछें हैं।
तो अब चींटी नीचे से नजर आना शुरू हो गई है। तो ये शेप जो है, ये शेप कौन सी शेप है एक्चुअल में? दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट शेप इज दिस? चले मैं बताता हूँ सर। ये क्यूब क्यूब हो सकता है सर? ये चले आप कुछ नजदीक तो पहुंचे अली रहमत। जी जी सर। अली रहमत आप कुछ नजदीक तो पहुंचे। क्यूब नहीं है, ये सिलेंडर है। सर 3 डायमेंशन में होगा। ये यस कौन सर, यस सर। ये कौन बोला? सर डायमेंशन की अगर बात करें तो 3 डायमेंशन की में होगा ये। हाँ शाबाश, ये तो हम ऐसे इसको देखेंगे। डायमेंशंस की अगर बात, बिल्कुल जी जी आप बोले बोले, आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं। एक्चुअली मुझे जो समझ आया, जो कहना चाहिए वो ये है कि अगर ये चींटी हमें इस तरह नजर आ रही है तो इट मीन हम इसको एक 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। शाबाश, दैट वाज माय पॉइंट, दैट आई वांटेड फ्रॉम यू, कि आप जो है इस 2 डायमेंशनल सतह को देखते हुए बता सकें कि आप एक 3 डायमेंशनल, एक्चुअल में 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, और वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन दिस केस जो चींटी का मैंने अभी आपको केस दिखाया उसमें वो सिलेंडर है, और वो सिलेंडर इस शेप में पड़ा हुआ है। इस सब को एक बार हटा देते हैं, नई फाइल में सिर्फ सिलेंडर रख के मैं बताता हूँ कि ये सिलेंडर है, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और इसको एक्स एक्सिस पर हम रोटेट भी कर देते हैं 90 पे। अच्छा, अब ये बिल्कुल सीधा लेट गया। थोड़ा इसकी लंबाई बढ़ा के फिर हम फैसला करते हैं जो हम कह रहे थे वो क्या है। ये देखिए ज़रा, ये अब सिलेंडर आपके सामने है, और इसको हम नज़दीक लाते हैं, नज़दीक लाते हैं, नज़दीक लाते हैं। ये शेप की बात हो रही है। अगर आप इसके दूसरे फ्रेम्स में जाएं इस सिलेंडर के, मतलब यहाँ तो ये सिलेंडर ही है 3D का, लेकिन अगर आप इसके दूसरे फ्रेम्स में जाएं, ये देखें इसका नाम है, मैं यहाँ आपको लिख के भी बता सकता हूँ अगर आपको नीचे बारीक है नज़र नहीं आ रहा। ये साइड है, ये फ्रंट है, और ये टॉप है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये इसकी शेप से, तो ये टॉप व्यू है, और ये फ्रंट व्यू है, और ये साइड व्यू है। फ्रंट व्यू का मतलब है जी एक्सिस हमारा फ्रंट होता है। अच्छा चले, अभी इतनी बारीकी में नहीं जाते, तो ये वाला मैं ले रहा हूँ साइड व्यू। ये ले, ये शेप है वो जिस शेप के बारे में मैंने अभी आपसे कहा। मैं आपको ज़रा करके भी दिखा दूं कि वो ज़रूरी है। ये मेरा कौन सा सॉफ्टवेयर, उसका नाम एनोटेटर। अच्छा, ये एनोटेटर खुल गया है ना, इसमें हम एनोटेट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ मैंने कहा आपको कि यहाँ से चींटी जो है वो अंदर जा रही है, और साथ ही मैंने कहा कि यहाँ से चींटी जो है नमूदार हो रही है। आधी अंदर गई और बाकी यहाँ से निकल रही है। ये सही लगा नहीं रहा, तो आधी इधर गायब हो गई, अंदर चली गई। तो ये देखें आप कि ये इसलिए है कि ये सिलेंड्रिकल शेप की वजह है। तो बिल्कुल आबदा और अली रहमत ने अप्रोच की असल सवाल तक, और वो ये था कि ये हम ऐसी किसी भी 2 डायमेंशनल शेप को देखेंगे तो हम सोच सकते हैं कि ये क्या है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, अगर हमें 2-4 छोटे छोटे सवालों के जवाब आते हो तो। चलिए अब हम वापस आते हैं एक नई बात की तरफ। ये जो शेप आपने देखी, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट पैदा करते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक शेप हो जिसमें एक चींटी इस तरफ जा रही हो कोने में, और इधर से बरामद हो रही हो, ऐसे ही हर तरफ हो, ऐसे ही कोनों में भी हो और यहां पे भी हो, कोई भी साइड ऐसी ना हो जहां पे ना हो, जिस तरफ भी जाए दूसरी तरफ से एग्जैक्टली ऑपोजिट वो बरामद हो, तो ये कौन सी शेप है? सर ये स्फेरिकल होगी। शाबाश, ये है स्फीयर। ये आपकी हो गई स्फीयर। अब जी बिल्कुल, ओके। अच्छा, अब एक और
ज़रा आप बस रेडी रहें, क्योंकि 2-3 हैं तो थोड़ा सवाल का सिलसिला अभी जारी है। अब एक और इमेजिन करें इसकी डायमेंशंस की कहानी। वो इस तरह से कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप है और आप उसमें देखते हैं कि एक तरफ से बी दाखिल हुआ, ये अभी रेक्टेंगल ही लगी हुई है, एक तरफ से बी उसमें दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से जब बी बरामद हुआ तो वो उल्टा था। यानी इस तरफ से सीधा गया, यानी इस तरफ से ऐसा गया, अब मैं पूरा बी बना के दिखाता हूं, और इस तरफ से ऐसा वापस आया। तो ये कौन सी शेप है? क्यूब सर। क्या है? क्यूब। नहीं, सर वो टोर्नेडो वाली शेप है। ये कौन सी शेप है? बी ऊपर सीधा गया है, नीचे से उल्टा आया है। आर कर ले, आर ऊपर सीधा गया है, वापस आया है तो इस तरह से आया है। ये कौन सी शेप है? सर ये राउंड शेप हो सकती है। ये बेटा कहलाती है मैथमेटिक्स में, ये मैथमेटिक्स में इसका नाम है, ये कहलाती है मोबियस स्ट्रिप, मोबियस ट्विस्ट या मोबियस स्ट्रिप। अच्छा, अब इसकी आज की गुफ्तगू में जी जी तो सही लगा। ट्विस्ट है, ट्विस्ट मैंने जब बोला ये ठीक है कि नहीं? हाँ मशहूर स्ट्रिप है, क्योंकि वो कागज़ की बनाते हैं ना तो इसको स्ट्रिप कहते हैं और इसका यूज़ भी है हमारी ज़िंदगी में स्ट्रिप का। लेकिन ट्विस्ट जो है वो मैथमेटिकल नाम ठीक है, ऐसा ही ट्विस्ट मोबियस ट्विस्ट कहलाएगा। अच्छा, अब मैं आपके जी डिक्शनरी में वैसे सर मेरी डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं था, मुझे नहीं पता था, तो मुझे लग रहा था जैसे ये टोर्नेडो वाली शेप होगी। अच्छा अच्छा, साइड से एंटर हो गया हमें वो ट्विस्ट है। अब इसमें देखें अब्दा कि मैंने आपके लिए अपनी बेटी से कहा था कि मुझे मोबियस स्ट्रिप बना के दे दो, मैंने क्लास में दिखानी है। ये अगर आपको नज़र आएगी ना ये शेप, तो इसमें उसने क्या किया हुआ है कि ये जो एक चार्ट का एक पीस है, अगर हम इसको ऐसे सीधा सीधा सामने से फोल्ड करें, ये देखें ज़रा, सीधा गोल गोल ब्यूटीफुल फोल्ड, नो ट्विस्ट, तो इसको हम कहते हैं सिलेंडर। ये सिलेंडर है, ज़रा लंबा होता है तो सिलेंडर ही होता। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, ऐसे हाफ ट्विस्ट है या फुल ट्विस्ट भी हम इसको दे सकते हैं। ऐसे जब फुल ट्विस्ट हम इसको देंगे तो ये मोबियस स्ट्रिप नहीं कहलाएगी। लेकिन जब हम इसको हाफ ट्विस्ट देंगे, ये हाफ ट्विस्ट, तो फिर ये मोबियस स्ट्रिप कहलाएगी। अच्छा, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट इन द लाइफ ऑफ अ फिजिसिस्ट, नॉट फॉर मैथमेटिक्स, जस्ट फॉर द फिजिसिस्ट। बिकॉज ये जो मोबियस स्ट्रिप है, ये वाहिद ऑब्जेक्ट है दुनिया में कि जो दो साइड्स नहीं रखता। दुनिया का हर ऑब्जेक्ट दो साइड्स रखता है। ये पेन है, इसकी 4, 5, 6 साइड्स है। ये प्लेट है जिस पे मैं लिखता हूँ, इसकी ये ऊपर वाली साइड है, ये इसकी नीचे। हमेशा एज रास्ते में आएगा, एज आएगा, एज यहाँ पे क्रॉस करेगा, एज नीचे जाना पड़ेगा। आप एक डब्बा ले लें, उसका ढक्कन खोल दें, अंदर की साइड एक साइड है, बाहर की साइड दूसरी। हर चीज़ 3D की दुनिया में 2 साइडों की कम से कम हामिल होती है, 6 साइडों तक उसकी साइड्स होती हैं। मोबियस स्ट्रिप इस हमारी फिजिकल वर्ल्ड का वाहिद मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है जिसकी सिंगल साइड होती है। अगर आप उस पर पेन से लकीर लगाएं तो आपकी लकीर
दोनों साइडों पे एक ही पेन उठाए बगैर लग जाएगी, रास्ते में कोई एज नहीं आएगा। अब अगर आप कैलकुलस वालों से क्वेश्चन करते हैं अली रजा, जब आप कैलकुलस वालों से क्वेश्चन करते हैं तो आपको एक बात कैलकुलस में बताई जाती है, और वो बात यह है कि कस्प जो होता है या कॉर्नर जो होता है उसका कोई अली रजा डेरिवेटिव नहीं होता, उसका कोई डेरिवेटिव नहीं होता। मिसाल के तौर पे कस्प कहते हैं इस शेप को जी। अच्छा, कॉर्नर पॉइंट। हाँ, अब कॉर्नर कहते हैं इस शेप को। अब कैलकुलस में इस जगह का इसको हम एक, इसका ए का नाम दे देते हैं, और इस जगह का इसको हम बी का नाम दे देते हैं। एक कस्प है और दूसरा कॉर्नर है, इन दोनों का डेरिवेटिव नहीं होता। डेरिवेटिव जो कैलकुलस की एक मतलब आगे जाके हम जब गैलीलियो पढ़ेंगे तो कैलकुलस को थोड़ा पढ़ेंगे, और न्यूटन के वक्त थोड़ा और पढ़ेंगे, और मैक्सवेल के ज़माने में हमें काफ़ी सारा इंटीग्रेशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इतना तो पढ़ेंगे कि हम उसको मैक्सवेल के ज़माने में इंटीग्रेशन को पूरा इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि बार बार हमें गाउशियन सरफेसेस लेनी होती हैं और बार बार इंटीग्रेशंस निकालनी होती हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलस के लिए आप रेडी रहें आगे जाके। पहले भी हमने उसका जिक्र किया था यूडॉक्सस के हवाले से और आर्किमिडीज के हवाले से, बट आज इसका जिक्र इसलिए है कि कैलकुलस में आपको ये जगह बताई जा रही है कि इसका डेरिवेटिव ही सिरे से एग्जिस्ट नहीं करता। अगर डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी इसका कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि यहाँ कोई स्लोप ही नहीं है। अगर यहाँ कोई स्लोप नहीं है, इसका कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो इसका सिंपल नाम है एज। और एज की ही मैं बात कर रहा हूँ मोबियस स्ट्रिप के हवाले से, कि जब आपका ये मोबियस स्ट्रिप मैं दिखाऊं आपको, जब आपका ये मोबियस स्ट्रिप हाफ टर्न लेकर दोबारा मिलता है अपने सिरों से, तो ये दुनिया का वाहिद ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसको अगर आप पेन से लकीर लगाएं तो उसकी लकीर घूमती हुई वापस उसी जगह पर भी आती है, और कहीं पे कोई कस्प नहीं आता डेरिवेटिव जिसका ना हो, और कहीं पे कोई कॉर्नर नहीं आता। एक इम्पॉसिबल हैपनिंग है ये इस यूनिवर्स में, वरना आप किसी भी चीज़ को ले लें तो ऐसा नहीं होगा। ओके, अभी मेरी बात अधूरी है इसलिए यहाँ पे रुकें। मोबियस स्ट्रिप में एक क्वालिटी ये पाई जाती है कि यार कासिम ज़रा कैंची देना जी। ये शेप है ना कि अगर इसको हाफ में से काटे हम तो तब भी लाइक अगर सर्कल हो तो उसको हाफ में से काटे तो वो 2 सर्कल बन जाएंगे, लेकिन इस शेप को जब हम आधे में से काटते हैं तो वो बड़ी सी हो डायमीटर डबल हो जाता है। एग्जैक्टली आपने ठीक पहचानी है, शाबाश, ये वही शेप है। अच्छा बेटा, ये अभी बात इस हवाले से जारी है, जो क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन अभी बाकी है और उसका जवाब भी दे दें मुझे लगे हाथों, ताकि मैं फाइनल डायमेंशंस में आपको बताऊं कि किस तरह से कर्व्स जो हैं वो डायमेंशंस को अगली डायमेंशंस में ले जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये एक आपके पास टीवी स्क्रीन पे चीज़ चल रही है या जहाँ पे भी ये हैपनिंग हो रही है, आप उसको इमेजिन खुद कर रहे हैं, पहले आपने भी किया है, और इसमें देखें कि एक चींटी है जिसकी शक्ल बी जैसी है और वो चींटी यहाँ से गायब हो रही है और वो चींटी यहाँ पे नमूदार हो रही है उल्टी, जैसे पहले किया वैसे। चींटी को सोचें जो यहाँ से गायब हो रही है, इसको मैं बी लिखना चाहता हूँ एक्चुअली। उसी खेल में आपको याद होगा नए नए मोबाइल आए थे जब, आप तो बच्चे भी हैं, पता नहीं याद ना भी हो, तो उनमें खेल होता है सांप वाला, स्नेक वाला। तो वो स्नेक ऊपर गायब हो जाता था तो नीचे से बरामद होना शुरू हो जाता था। वैसा इमेजिन करें, याद है किसी को? जी सर, ऐसे याद है ना? सब बहुत खेलते थे। तो ये जो शेप है, इस शेप को दुनिया की, हाँ वही खेल खेल के बड़े हुए। आज मैं बस वही खिलवा रहा हूँ आपको। ये दुनिया की सबसे मिस्टीरियस शेप कहलाती है कि यहाँ पे भी वो जाए तो उल्टा वापस आए और यहाँ पे भी जाए तो वो उल्टा वापस आए। तो मोबियस स्ट्रिप तो एक है, ये देखिए मैं फिर आपके सामने दिखाता हूँ। मोबियस स्ट्रिप तो एक है और इसमें
जो ऑब्जेक्ट जाता है वो वापस उल्टा आता है, फिर जाता है वापस सर के बल आता है। इसकी सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि देखिए ना, जब आप कोई नॉर्मल लेते हैं सरफेसेस पर, मैं आपको यहाँ नॉर्मल दिखा दूं क्या होता है। तो डिस्प्ले में पॉलीगॉन्स, और पॉलीगॉन्स में हम फेस नॉर्मल्स डिस्प्ले कर देते हैं। अब देखिए छोटे छोटे फेस नॉर्मल्स, इसको बड़ा भी कर सकते हैं हम। मॉडिफाई में हम इसके नॉर्मल्स कहाँ से बढ़ाएंगे, डिस्प्ले पॉलीगॉन्स, और इसमें नॉर्मल कहाँ गए, नॉर्मल साइज। इसको हम अगर बड़ा कर देना, ये देखें। अब ये चीज मेरी बेटी आपदा पढ़ती आ रही है पिछले 12 साल से कि किसी भी पॉलीगॉन सरफेस का एक नॉर्मल होता है। हमने गॉसियन सरफेस में बड़ा इनको बार बार इनके लिए ना हमने वो निकाले हैं कॉस थीटे, और हमने बड़ी मेहनत की हुई है हम सब ने। अच्छा, अब वो जो मेहनत हमने की हुई है उसकी शक्ल आज आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये हमने कागज़ों पे बनाए थे नॉर्मल्स। ये देखें, ये एक पॉलीगॉन क्यूब है, और हम कहते हैं कि डिस्प्ले पॉलीगॉन्स एंड फेस नॉर्मल्स। तो ये पॉलीगॉन ही थी, पॉलीगॉन्स क्यूब, इसको बड़ा कर देना, और डिस्प्ले पॉलीगॉन्स एंड फेस नॉर्मल्स के देखें नॉर्मल्स। अब ये जो नॉर्मल्स हैं इनकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इस आज के लेसन में। वो इंपॉर्टेंट ये है कि ये फेस नॉर्मल्स होते हैं जब भी कोई प्लेन सरफेस आपके पास होगी, एग्जैक्टली 90 डिग्री पर उसके सेंटर में एक सीधा खड़ा हुआ वेक्टर होगा जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। ये फिजिक्स और मैथ के लोगों को पता है बात। अब जो ये मोबियस स्ट्रिप है, इसमें हम अगर इस तरफ रखें कि ये एक वेक्टर है मोबियस स्ट्रिप पर यहाँ, और इसको जब हम घुमा कर लाएं तो इसका नॉर्मल कहाँ फेस कर पड़ेगा, यहाँ आने के बाद ये उल्टा हो चुका है, एग्जैक्टली उसी ऑब्जेक्ट के नीचे उल्टा। यानी आप इसको यूं इमेजिन करें कि अगर मोबियस स्ट्रिप नहीं है, ये मेरे ख्याल में ये डबल कर्ल बनाने से फिर ये एक दूसरे के अंदर आ जाती है। मेरी बेटी लगी रही है जब मैंने आपके लिए कहा है ना। और ये इसको यूं करके देख रहे, ये कैंची है, इसको अगर आप यहाँ से काटना शुरू करें, या अपने घर में करना है, बच्चों को इंस्पिरेशन मिलती है, छोटे बहन भाइयों को इंस्पिरेशन मिलती है। ये चीज़ें घर में किया करें, इल्मी माहौल रखा करें, बजाय ये कि ये मैंने सारी काट दी है। अब देखें, ये एक और मोबियस स्ट्रिप आ गई है बड़े साइज की, जिसका डायमीटर जैसे बेटी बता रही थी ज़ैनब गालिबन के बड़ा हो गया। हालांकि ये 2 जानी चाहिए थी। आपको पता है कि जब आप सिलेंडर को काटते हैं दरमियान में से, फॉर एग्जांपल दिस इज द सिलेंडर, और अगर आप यहाँ से इसको काटें तो 2 छल्ले आएंगे ना मेरे पास। वो मोबियस स्ट्रिप नहीं है। मोबियस स्ट्रिप ये है, अब भी ये एक मोबियस स्ट्रिप है, और इसके ऊपर आप चलाते जाएं किसी च्यूटी को तो वो उसके लिए सरफेस एक है। एक सरफेस यार, एक सरफेस पॉसिबल ही नहीं है एक सरफेस दुनिया में होना। अच्छा, तो अब जो मैं यहाँ पे पहुंचा हुआ हूँ, ये एक अगली शेप की बात हो रही है, और वो है कि इधर भी उल्टा जाए और नीचे भी उल्टा जाए और इधर भी उल्टा जाए और इधर भी उल्टा जाए। लेकिन इससे पहले कि ये मुश्किल सवाल का जवाब आप दे सकें, आप एक आसान का दे दें तो शायद आपको समझ आ जाए। देखें, मैं इसको मिटा रहा हूँ इनको दोबारा, और मैं आपको बताता हूँ कि ये आसान कैसे है। एक बार बी को सीधा कर दें। आपका ये बी इधर जा रहा है सीधा, इधर से सीधा वापस आ रहा है, इधर जा रहा है सीधा, इधर से सीधा ही वापस आ रहा है। तो ये कौन सी शेप है? अब मोबियस स्ट्रिप को ना सोचना। अब जो पहले मैंने मिसालों में बोली थी सीधी सीधी हमारी शेपें जो मैंने क्रिएट भी की थी सॉफ्टवेयर में, उन शेपों को अब आपने ज़हन में लाना है। तो ये कौन सी शेप थी? ये वाली शेप के ऊपर भी सीधा जा रहा है बी, वापस सीधा आ जाता है, दाएं तरफ भी सीधा जा रहा है, वापस सीधा आ जाता है। क्यूब।
या किसी भी 2 डायमेंशनल सरफेस की बात हो रही है? नहीं, गायब हो रहा है ना, मतलब गायब हो गया तो फिर 2 डायमेंशनल से कहीं और किसी और डायमेंशन में गुम तो हो गया ना। जो क्यूब सर, क्यूब। आई मीन टू से कि वो फ्रंट में अगर हमें ऐसे दिख रहा है तो हमारे सामने कोई स्क्रीन है, लेकिन वो बड़ी तो 3D में है ना, तो वो गायब इसलिए हो जाती है बैक साइड से। हाँ, तो 3D की वो चीज जो है वो कैसी है, उसकी शेप क्या है, ये अली रहमत बता रहे हैं कि क्यूब है ना सर। अली रहमत बता रहे हैं कि वो क्यूब है। ये अली रहमत बता रहे हैं कि वो क्यूब है। यही क्यूब का आप कह रहे हैं ना अली रहमत? जी सर। नहीं, वो क्यूब नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सी शेप है। क्रिएट न्यू फाइल, वो शेप है टोरस, डोनट। डोनट। जब इधर से जाता है तो वापस भी सीधा आता है, जब ऊपर से जाता है तो वापस भी सीधा आता है। डोनट या टोरस इसका नाम है। अब आए उस मुश्किल सवाल की तरफ कि चारों तरफ जा तो रहा है लेकिन वापस उल्टा आता है। बी ऊपर गया, नीचे से उल्टा वापस आया। अब एक शेप इससे पहले आप देख चुके हैं डोनट की, तो शायद आपका गैस जो है वो, लेकिन मुश्किल है, आप गैस नहीं लगा सकेंगे। ये उल्टा आ गया, आप गैस नहीं लगा सकेंगे, इसलिए मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। आप गूगल में सर्च करके उस शेप को देखें, बल्कि मैं आपको खुद सर्च करके दिखाता हूँ। लेकिन पहले उसका नाम एक साइंसदान के नाम पर है, एक मैथमेटिशियन के नाम पर है, साइंसदान के नाम पर नहीं है। उस शेप का नाम है क्लाइन बॉटल। क्लाइन साइंटिस्ट का नाम है, बॉटल बोतल को कहते हैं। तो जब आप यहां गूगल में लिखेंगे क्लाइन बॉटल, तो ये शेप आपके सामने आएगी क्लाइन बॉटल की। ये क्लाइन बॉटल मैट पार्कर का देखा जी, मैट पार्कर का इस पे है एक लेक्चर मौजूद है। अच्छा अच्छा अच्छा, रॉयल सोसाइटी में, रॉयल इंस्टीट्यूशन पे, यूट्यूब में। अच्छा होगा वो बिल्कुल। देख ले कोई। और कैलन सर मैं पूछना था, ये वही है ग्रुप थ्योरी वाला? मेरे ख्याल में हाँ हाँ वही है। इसका वो ग्रुप था जो सबसे छोटा D2 आई थिंक सो स्क्वायर पे बनाया था उसने। एग्जैक्टली वही है। अच्छा जी, अब ये क्लाइन बॉटल क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्लाइन बॉटल यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो है आपका, ये जगह जो है, इस जगह में ये क्लाइन बॉटल ये शेप है, ये शेप है, ये शेप है, ये शेप है। प्रॉब्लम ये है जिसकी वजह से इस तक मैं पहुंचा हूं, वो ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अपने आप को काटती है। यानी जब इस डायमेंशन में एक सरफेस है, ये भी मोबियस स्ट्रिप की तरह से सिंगल सरफेस है, और सिंगल सरफेस अभी तक तो मिस्ट्री है दुनिया में। तो ये सिंगल सरफेस है, कोई चींटी अगर यहाँ पे है तो अंदर भी जा सकती है, बाहर भी आ सकती है, कहीं उसको कोई कस्प क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। तो जब उसको कोई कस्प नहीं क्रॉस करना पड़ा तो इसका मतलब है उसे कोई एज नहीं क्रॉस करना पड़ा, और उसे कोई एज नहीं क्रॉस करना पड़ा तो नॉट ट्रैवलिंग बिटवीन टू डिफरेंट सरफेसेस, बल्कि सेम ट्रैवल ऑन द सेम सरफेस। और अगर एक चींटी यहाँ पे चलेगी तो बाहर भी रहेगी, और इसके अंदर चली जाएगी तो अंदर भी रहेगी, और फिर बाहर भी, और हर जगह पे सिर्फ एक सरफेस पे रहेगी। तो ये क्लाइन बॉटल में जो ये कस्प, ये जो जगह है, ये जगह अपने आप को क्रॉस कर रही है। यानी कि ये अगर बॉटल है तो उसके पेट में यहाँ से एक पाइप डालना पड़ता है जिससे वो जाके वजूद में आती है। ये बात क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम 2 डायमेंशन पर, पूरी तवज्जो चाहिए, पूरी तवज्जो, 1 2 3 पूरी तवज्जो। जब हम 2 डायमेंशन पर, जैसा कि ये आपके सामने मेरी स्क्रीन है तो ये 2 डायमेंशन की है, तो जब हम 2 डायमेंशन पर 3 डायमेंशन को ड्रा करते हैं, जब हम 2 डायमेंशन पर, जैसा कि ये स्क्रीन है, 3 डायमेंशन को ड्रा करते हैं तो कुछ लाइनें ज़रूर अगली डायमेंशन की पिछली डायमेंशन को क्रॉस करती हैं। मिसाल के तौर पे हमने अगर यहाँ पे एक क्यूब ड्रा करनी है और वो क्यूब है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, लेकिन हम उसे ड्रा करते हैं 2 डायमेंशन पर, तो क्या होगा कि अपने आप को उसे क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ से
यहाँ तक जब आएगी तो ये लाइन और ये लाइन यहाँ क्रॉस करेंगे। यानी ये एक बहुत अच्छी मिसाल है और ये एनालॉजी भी नहीं है, ये एग्जैक्ट मिसाल है क्लाइन बॉटल के लिए। तो यहाँ क्रॉस किया, फिर उसके बाद अगर आप और लाइनें भी इसमें लगाना चाहते हैं पूरी क्यूब बनाने के लिए तो ये और जगहों पे भी क्रॉस करेगी, जैसे कि यहाँ क्रॉस किया। तो जब ऑब्जेक्ट ऐसा जो 2D में बनाया जाए और वो क्रॉस ना करे, जैसा कि ये शेप या ये शेप या ये शेप, लेकिन अगर वो क्रॉस करे तो इसका मतलब किसी और डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी और डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है तो क्लाइन बॉटल जो है वो 4th डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने की ऐसी कोशिश है जैसी 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश इस 2D की सरफेस पर हमने की है। ऐसी ही कोशिश क्लाइन बॉटल है। और क्लाइन बॉटल में हमने जो शेप ऊपर बनाई है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि क्लाइन बॉटल में बीज जो हैं वो उलट नमूदार होंगे, यानी उधर सीधा जाएगा इधर उल्टा आएगा, इधर सीधा जाएगा इधर उल्टा आएगा, तो वो ये क्लाइन बॉटल की शेप वजूद में आएगी। अब आगे इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, बहुत लंबा निकल गया था मैं साइड पे। कहना ये चाहते हैं हम कि जब अल्ट्रा डायमेंशन 3D के बाद बराबर शुरू होती हैं अल्ट्रा डायमेंशंस, तो मसला ये पैदा हो जाता है कि हम उन्हें इमेजिन कैसे करें। अच्छा, अब उनमें हम बात कर रहे थे अशरियों की जिस वक्त, तो मैंने कहा था कि एक लम्हे में क्वांटम भी कहती है कि स्ट्रिंग लेवल पर एग्जिस्टेंस होती है और वो स्ट्रिंग्स जो हैं वो डिसअपीयर हो जाती हैं और उनकी वाइब्रेशन जो है वो नई शेप में आ जाती है और दूसरे लम्हे पे स्ट्रिंग दोबारा नमूदार होती है। इन बिटवीन देयर इज अ चंक ऑफ non-existent energy and there is a chunk of existent energy in between, और इस दरमियान का जो खला है ये तमाम का तमाम इंटीजर्स की वजह से ये तमाम का तमाम क्वांटाइज्ड है। अगर इंटीजर्स ना होते, लाइक एक इलेक्ट्रॉन एक ही होता है आधा नहीं होता, लाइक एक 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 6 होते हैं, यानी डिस्क्रीट पैटर्न जो एटम के एनर्जी लेवल्स में पाया जाता है उनमें बीच में गैप है। उस गैप के फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं। जो एटम का डिस्क्रीट पैटर्न है उसमें डिफरेंट कलर्स के लाइनें होती हैं और उनमें उसको कहते हैं फिंगरप्रिंट्स ऑफ एन एलिमेंट। और उसकी सिर्फ तस्वीर को देख के, अब तो मुझे भी ये आता है, उसकी सिर्फ तस्वीर को देख के हम बताते हैं कि हाइड्रोजन के एटम से आ रही है ये रोशनी की शुआ, या हेलियम के एटम से आ रही है, किसके एटम से आ रही है। सो दिस क्वांटाइजेशन टेल्स अस दैट एट वेरी माइन्यूट लेवल, एट द लेवल ऑफ क्वांटम प्लैंकियन स्टैंडर्ड of things, the sizes, हम ये कहते हैं कि appearance and disappearance is एक दूसरे में merged है, इस तरह से कि अगर एक फ्रेम जो प्लैंकियन फ्रेम है, एक फ्रेम 3D का है तो उसमें 3 चीजें यानी 3 एक्सेस XYZ और चौथा एक्सेस T का मिक्स होकर उसको एक फ्रेम बनाती हैं। और वो एक फ्रेम हो सकता है हमारी और आपकी जिंदगी में से एक फ्रेम, यानी हम बैठे हुए थे और हमारी आंख झपकी तो फर्ज करें वो एक फ्रेम, अगरचे आंख झपकने में भी T बहुत बड़ा है और ये प्लैंकियन T चाहिए हमें। प्लैंकियन T तो -47 पर चला जाएगा शायद, मुझे याद नहीं असल में। अब एक फ्रेम जो है प्लैंकियन T में चाहिए हमें, तो एक फ्रेम इतना छोटा होता है कि पलक झपकने वाली मिसाल भी गलत है, लेकिन फिर भी आपने एक पलक वहां झपकी, एक पलक उससे पिछले फ्रेम में 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 झपकी, फिर आप उठकर खड़े हो गए, फिर आप जो है ये पिछले फ्रेम है पास्ट है, और आपका फ्यूचर जो है उसमें आपने फिर उठकर वापस आए, आपने स्टडी की, आप जो है डॉक्टर बने और आप डॉक्टर बनने के बाद बुजुर्ग हुए, आपके बच्चे पैदा हुए और फिर आपकी अल्लाह ज़िंदगी करे इख्तिताम, मेरा भी इख्तिताम हो गया। इसको कहते हैं एंजुलेटिंग स्नेक। ये जो शेप है ये 4th डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहलाती है। एंजुलेटिंग स्नेक इसको इसलिए कहते हैं, एंजुलेटिंग इसको कहते हैं क्योंकि ये एक मुड़ा तुड़ा हुआ कर्व्ड स्नेक की शेप का होता है। इसमें यहाँ पे आपकी पैदाइश है और यहाँ पे हमारी
इसमें वफात होती है। और इसमें एक जो ड्यूरेशन है पूरा हमारी लाइफ का, वो हमारे लिए एक ड्यूरेशन है। हम कोई छोटा सा और ड्यूरेशन भी ले सकते हैं, जैसा कि हमारा स्कूल से हमारा कॉलेज ये ड्यूरेशन, या जैसा कि बिग बैंग से आज तक के दिन तक का ड्यूरेशन। सो ऑल ड्यूरेशंस जो हम लेते हैं वो 3D प्लस 1T मिक्स करके लेने पड़ते हैं 4th डायमेंशन में। सो जब मैं ये कह रहा था कि ये माउस मेरे यहाँ पर रखा हुआ है तो इसकी कॉपीज कैसे जुड़ रही हैं, तो एक्चुअली बिलियंस ऑफ द कॉपीज वर बीइंग क्रिएटेड एट द सेम टाइम एट वेरी माइन्यूट लेवल ऑफ स्ट्रिंग्स एंड ऑल दोज कॉपीज आर जस्ट बीइंग प्लेस्ड हियर ऑन माय हैंड। एक के ऊपर दूसरी ऐसी सुपर इम्पोज्ड है, इस तरह से रखी गई है एक के ऊपर दूसरी कॉपी कि एक न्यू डायरेक्शन में तो वो ज़रूर रखी हुई हैं और वो न्यू डायरेक्शन T है, एक न्यू डायरेक्शन में तो वो ज़रूर रखी हुई हैं और वो न्यू डायरेक्शन T यानी टाइम है। लेकिन हम उनको इस तरह नहीं देख सकते कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मैटर डिस्ट्रॉय कर दें, कि हम कहें एक कॉपी अगर 1 किलो की है तो दूसरी 2 किलो की होने के बाद एनर्जी को 2 किलो हो जाना चाहिए। ऐसा हम नहीं कह सकते, बिकॉज दैट डायमेंशन इज अ वेरी न्यू डायमेंशन एंड वी कैन नॉट सेंड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ 3-dimensional atoms there. What is the form of sending energy there? This is a very interesting point of my class today here, कि अगर आप देखें कि आपके पास एक बिलियर्ड का टेबल है और उस बिलियर्ड के टेबल पर यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर देता हूँ, उसी को टेबल समझ लें। उस बिलियर्ड के टेबल पर अगर आप नज़र करें तो यू विल सी कि टॉप से आप उसे देखते हैं तो वो 2-dimensional सरफेस है ये सारा टेबल। इसमें x एक्सिस है और इसमें y एक्सिस है। तो इस पर जो पॉइंट्स मौजूद होंगे यानी कि बिलियर्ड के बॉल्स वो बिग ज़रूर होते हैं बट स्टिल दे आर पॉइंट्स ऑन 2-dimensional सरफेस। इट मीन्स कि एवरी वेक्टर फॉर मोशन ऑफ द बिलियर्ड बॉल्स, एवरी वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल ये वेलोसिटी वेक्टर है या ये मैं असल में गलत बनाया तो दूसरा इसलिए बना रहा, ये वेलोसिटी वेक्टर है तो ये इससे टकराएगा। जब ये वेलोसिटी वेक्टर इस अगले बॉल से टकराएगा तो इसका वेक्टर भी कोई शेप इख्तियार कर लेगा। फॉर एग्जांपल से इट के वो ऐसा हो जाएगा, या ये इधर आ गया है तो ये ऐसा हो जाएगा। वेक्टर हमेशा x और y पर मूव होंगे। पॉसिबल ही नहीं है कि वो कोई वेक्टर z पर बने अगर बिलियर्ड या कैरम बोर्ड खेला जा रहा हो। बट माय क्वेश्चन इज कि बिलियर्ड में जो आवाज़ आती है, अगर हम एक और शेप बिलियर्ड की बनाएं कि ये ऊपर ले जाएं और एक रेक्टेंगल इस तरह से ड्रा करें कि हम कहें ये एंगुलर शेप में हमें एक्चुअली नज़र आ रही है, ये नहीं लाइन, ये हम कहें कि इसके पाए हैं, ये चले यार मेरी बात को आप समझें, हम कहें कि ये अब हमें 3D में नज़र आ रही है साइड से एंगुलर शेप में। तो फिर क्या होगा कि ब्लू बॉल ने जब रेड बॉल को टक्कर मारी तो साउंड वेव्स जो हैं वो 3D में ऊपर को निकल गए। अब 3D नॉन एग्जिस्टेंट डायमेंशन है बिलियर्ड के एतबार से सोचें तो, यानी बिलियर्ड के एतबार से सोचें तो 3D नॉन एग्जिस्टेंट डायमेंशन है इस जगह पर। ये जगह है यहाँ पे 3D नहीं है, 2-dimensional है, लेकिन इसकी एनर्जी जो इसमें भी होती है और इसमें भी होती है और उनका कंजर्वेशन का प्रॉब्लम वो यहाँ पे क्या जवाब देता है कि जब वो उसमें से निकल कर एक और ऐसी अल्ट्रा डायमेंशन में जा रही है जो 2D में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सो न्यू डायमेंशन में एनर्जी का ट्रैवल साइंसदानों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो ग्रेविटी है इसकी एनर्जी तो असल में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ग्रेविटॉन्स की फॉर्म में ये एनर्जी एक ऐसी डायमेंशंस में जा रही है जो डायमेंशंस 10th लेवल तक नीचे जाती हैं। 10th लेवल तक नीचे जाने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये एक ग्रिड हो, इसको हम अपनी प्लेन कहते हैं, हमारी यूनिवर्स की प्लेन है ये, और एक ग्रिड है। हमारी यूनिवर्स की एक प्लेन है
और ये ग्रिड है, इसमें आप और मैं और आपदा और हम सब और बैठे हुए हैं। अब इस प्लेन में एक ग्रिड का खाना ये है, अगर हम इस खाने को जूम इन करना शुरू कर दें, बड़ा करना शुरू कर दें, तो हम इसको कितना बड़ा कर सकते हैं? से इट कि हम इसको इतना बड़ा करते हैं कि ये खाना बन जाता है पूरी हमारी, कि ये खाना बन जाता है पूरी हमारी स्क्रीन को कवर कर लेता। वो एक खाना जो छोटा था, फिर उसमें हम देखते हैं कि अरे इसमें तो अभी भी छोटे छोटे खाने नजर आ रहे हैं, ये देखें, ये है, ये है, ये है। तो फिर हम फैसला करते हैं कि नहीं, अभी बात नहीं बनी, हम अंदर वाले खाने को फिर बड़ा करते हैं, और फिर जब उसको हम बड़ा करते हैं अंदर वाले खाने को, तो वो खींचकर यहाँ तक फिर बड़ा हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर तो अभी भी खाना मौजूद है। फिर हम कहते हैं इसको भी जूम इन कर दो, यहाँ से बड़ा कर दो। जब हम इसको बड़ा करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बड़ा होने के बाद फिर भी अभी तक जो है उसको बड़ा किया तो अभी फिर भी इसमें ग्रिड मौजूद है। इसको कहते हैं 10th लेवल तक 3D से नीचे जाना। ये 3D हमारी अपनी है, उसमें एक X होता है, एक Y होता है, एक Z होता है और एक T होता है। ये हमारी अपनी है। लेकिन इसके नीचे जाएंगे आप स्ट्रिंग्स पे, आप एटम पे जाएंगे, पहले एक डायमेंशन, फिर आप उसके इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों पे जाएंगे, फिर स्ट्रिंग्स पे जाएंगे। तो जाते 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 ये 10 लेवल्स ऑफ स्पेस तक आपको नीचे जाएगी लेकर, तब जाके वहां पे स्ट्रिंग्स मौजूद हैं। और स्ट्रिंग्स जो हैं वो वाइब्रेट भी सारी डायमेंशंस में करती हैं, और उनकी जो फाइनल अपीयरेंस है, कम से कम हम कहेंगे कि फाइनल जो उनकी अपीयरेंस है उसको कहते हैं इमर्जेंट रियलिटी। यानी फाइनल अपीयरेंस क्या है उनकी स्ट्रिंग्स की? वो हमें मॉलिक्यूल बन के नजर आ रही हैं और हमें गैसें और एटम्स बन के नजर आ रही हैं। सो दैट इज द फाइनल अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑफ द स्ट्रिंग थ्योरी। ऐसी फाइनल अपीयरेंस जो हमें दिखाई दे रही है तो लकड़ी का दरवाजा बन के नजर आ रही है। इसका मतलब कि ये लेवल ऊपर उठा है। आप में से अगर किसी ने नहीं देखी तो एक फिल्म देखें, एंट मैन, उसमें आपको ये कंसेप्ट कम से कम क्लियर होगा कि बहुत छोटे लेवल पर जब ऑब्जेक्ट्स नीचे जाते हैं, या वंडरलैंड ऑफ एलिस देखें आप, बाहर एंट मैन जो है उसमें वो उसको क्वांटम लेवल तक एक बंदा छोटा हो जाता है तो वो क्वांटम की वर्ल्ड में चला जाता है, और फिल्म उसी हवाले से बनी हुई है। तो बहुत सी बातें मेरी रह गई हैं क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया है और मुझे भी कुछ सुबह की तैयारी करनी है। कल मेरा चकवाल में लेक्चर है इश्क मुस्तफ़ा, अल्लामा इकबाल और इश्क मुस्तफ़ा के मौजू पर, और 5 मिनट पहले बंद करने का मकसद ये कि हो सकता है आपको ज़रूरी बात करना चाहते हो, लेकिन जो मैंने बात शुरू की हुई है ये भी ख़त्म नहीं हुई। तो मैं जो समझ रहा था कि आज का हमारा लेक्चर जो है लास्ट लेक्चर है यूनानी अहद का, मैंने तो अभी अक़लीदस का तारुफ भी नहीं करवाया और बात सारी मैंने ज्योमेट्री की कर भी दी है, और मैंने एडवांस ज्योमेट्री की पहले कर दी है, और मैंने अक़लीदस की 2D की बहरहाल करता रहा हूँ बीच में, लेकिन पूरी तरह से नहीं की। जो हमारा लेक्चर का पार्ट है मैथमेटिकल, और जो हमारा लेक्चर का एंड है जिसको मॉरल कहते हैं, और ये स्ट्रिप्स पे भी थोड़ा सा और काम करेंगे। आपने इस दौरान एक असाइनमेंट के तौर पे स्ट्रिप्स बनानी है घर में, डबल रोल देंगे आप तो वो मोबियस स्ट्रिप क्यों नहीं है वो आपको नज़र आ जाएगा जब आप कैंची से काटेंगे। ये असाइनमेंट है कि आप उसको डबल ट्विस्ट दें और डबल ट्विस्ट के बाद काटें, तो वो ऐसा बड़ा डायमीटर नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा, तो मोबियस स्ट्रिप नहीं है। मोबियस स्ट्रिप की मिस्ट्री ये है कि उसकी एक सरफेस है यूनिवर्स में किसी ऑब्जेक्ट की एक सरफेस नहीं होती और उसमें कोई कस्प नहीं है, कोई एज नहीं है। और मोबियस स्ट्रिप की सबसे बड़ी, और क्लाइन बाटल की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि वो अल्ट्रा डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारी स्ट्रिंग्स भी मोबियस स्ट्रिप्स में और क्लाइन बाटल्स में वाइब्रेट करती होंगी। और हम 4th डायमेंशन टाइम को कैसे कंसेप्चुअलाइज करें, और मज़ीद इसको हम कैसे देखें कि टाइम इज़ ए टनल एंड नॉट अ रिवर, और हम इस टनल में आगे जाते हैं तो फ्यूचर में चले जाते हैं, तो मूवमेंट हम करेंगे, टाइम एक रुके हुए टनल जैसा होगा, ये बात। और फिर आइंस्टाइन की बात, अल्लामा इकबाल की बात कि वो जो कहते हैं कि टाइम जो है वो तो बहता हुआ दरिया है, तो क्या फ़र्क है, उनका ऑब्जेक्शन क्या वैलिड है कि नहीं है, इसका फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट। तो इस तरह से हम जो है इसको, जो हमारा ये डायमेंशंस का लेसन है वो अभी जारी रखेंगे। इसका कंप्लीट होना इसलिए भी ज़रूरी है कि एट द एंड जब हमने दाखिल होना डायमेंशंस में, तुम्हारा पहले से जहन क्लियर होगा बहुत सारा। चलें, अब हम क्लास ख़त्म करने से पहले आप में से अगर किसी ने कोई बात कर रही हो तो। सर अभी जो आपने आखिरी एग्जाम्पल दी है जी सर, इसका ये अगर हमने देखना हो ना प्रैक्टिकल, तो मैं बार्बर की दुकान में जब गया ना तो वहाँ पे आमने सामने शीशे लगे होते हैं। अच्छा। तो बंदा
होता शीशे के अंदर खुद को, मैं 2 से 3 बार ही देख पाता हूँ खुद को, क्योंकि उससे आगे का मुझे दिखता ही नहीं है। सही कह रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है ना सर ये? बिल्कुल, मैं भी नहीं देख पाता, अपनी आंखों में तो देख ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, मतलब पहली दफा देखा ना शीशे में, हाँ, तो शीशे में मेरा अक्स पिछले शीशे में भी मतलब बना हुआ नजर आता है। नजर आता है, बिल्कुल। वो तो उसका एक कॉपीज नजर आती है पूरी। फिर वो एक दूसरे की कॉपी बना रहे होते हैं ना, शीशे के अंदर शीशा, फिर उसके अंदर शीशा, हाँ, बिल्कुल, उसके अंदर बिल्कुल। आप। बिल्कुल। तो वो तो होता है। हाँ, मेरा एक शेर है कि यक बयक जलते गए उस दम चिरागों से चिराग, आईनों के सामने जब आईने रखे गए। ये आपकी वाली बात है। तो उसकी कॉपीज से कॉपीज जुड़ती गई हैं, तो वो कौन सी डायमेंशन है? देखिए ना, शीशा 2 डायमेंशनल है, लेकिन उसी के अंदर हम 3 डायमेंशन को की कॉपीज को देख रहे हैं, 3 डायमेंशन की। इवन बड़ी अजब मिसाल दिया आपने। तो वो एक तरह से 4th डायमेंशनल जो हम बात कर रहे थे ना, ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, तो ये अली रजा ने जो मिसाल दी है ना, ये एनालॉजी तो है, सक्सेसफुल एनालॉजी तो है। इसको हम ले सकते हैं कि 2 आईने आमने सामने रखें, बीच में खुद खड़े हो जाएं, आपको खुद समझ आ जाएगी कि किस तरह एक क्रॉस सेक्शन जो है वो जोड़ा जा सकता है हज़ारों नहीं, इन्फिनिट मर्तबा एक दूसरे के साथ। सो शीशे में शीशा नज़र आता है तो इन्फिनिट हो जाती है कॉपीज़, एंड दैट इज़ द पॉइंट कि बिलियंस ऑफ द कॉपीज़ आर एट द सेम सेकेंड, एट द सेम मिनट, उसी जगह पर, मगर उनका लेवल प्लांकियन है, और इसलिए वो हमें नज़र नहीं आती। कि आपको पता है, कभी आपको घर की ट्यूबलाइट या बल्ब में नज़र आया है कि ये बंद हो रही है, ये जल रही है? हालांकि हमें पता है सबको, हम जब इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ रहे थे होते हैं FSC में, तो हमें बता नहीं देते टीचर कि आपका जो बल्ब है इसमें फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव करंट है, नॉट DC करंट। तो ये तो ऐसे 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 एक्सेलरेट हो रहा है, तो एक बार इधर जब एक्सेलरेट होकर वापस जाएगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वापस यहाँ पे आगे इधर जब जाएगा तो वेलोसिटी, आपको तो पेंडुलम की हरकत का पता है। तो अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है कि बल्ब जो है वो बुझ रहा है और जल रहा है, मगर विद इन अ सेकेंड हमारा पाकिस्तान का जो उसका रेशो है, या यहाँ पूरे एशिया की, वो 50 टाइम्स पर सेकेंड बल्ब बुझता और जलता है अल्टरनेट AC करंट में। और अमेरिका में 60 है, तो उनका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा उनकी बिजली का। अब कभी हमें नज़र आया कि बल्ब जो है वो फ्लिकिंग कर रहा है? ऐसी मिसालें हैं, जैसे माउस की मैंने दी थी, कि कैसिमीर इफेक्ट के लेवल पर अब देखते हैं कि स्ट्रिंग्स जो है वो वाइब्रेट कर रही हैं पूरी स्पेस में, और जहाँ पे बिल्कुल मैटर नहीं है, जैसे डार्क मैटर है, वहाँ कोई मैटर नहीं है तो उसका नाम ही डार्क रख दिया। इवन कि जहाँ पे बिल्कुल मैटर ऐसा भी नहीं है कि वो स्पेस टाइम में कर्व डाल रहा है और अब महसूस हो कि यहाँ पे मैटर है, वहाँ पे भी स्पेस में स्ट्रिंग्स तो हैं, और स्ट्रिंग्स वाइब्रेट कर रही हैं, और इनका कोई पता नहीं होता स्ट्रिंग्स का कि इनका जो क्वांटम फील्ड थ्योरी जो है ना, वो यही तो है कि किसी जगह पे एक्साइट कर दें तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पैदा हो। हालांकि पूरी यूनिवर्स में कहीं इलेक्ट्रॉन कहीं किसी जगह पे होगा, लेकिन पूरी यूनिवर्स में ऐसे इलाके भी हैं यूनिवर्स में जो बहुत दूर हैं, उनमें बिलियंस थाउजेंड्स ऑफ द लाइट ईयर्स लगेंगे एक पत्थर के ऑब्जेक्ट से दूसरे पत्थर के ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए, बीच में सब कुछ खाली है। वहाँ सोचें कि वहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन फील्ड को वहाँ एक्साइट कर दें तो वहाँ इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएगा। जो फील्ड की जितनी थ्योरी हैं, आइंस्टाइन की थ्योरी भी फील्ड थ्योरी है, मगर इसका ग्रेविटॉन अभी दरियाफ्त नहीं हुआ। लेकिन जो फील्ड की जितनी थ्योरी है उनका पार्टिकल क्या होता है? सिंपल ये है कि आपकी फील्ड एक प्लेन पर होती है, एक प्लेन पर होती है, ये प्लेन है, और इस प्लेन पर आपकी पूरी फील्ड है। मसलन क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स को कोई QFD को लेते हैं, क्वांटम फील्ड थ्योरी QFD, तो आप इसमें आप देखें कि ये तो ऐसी प्लेन होती है सारी फील्ड। फील्ड क्या है? फील्ड पूरी की पूरी एक प्लेन है, मगर उसमें किसी जगह पे एक्साइट हो गई अगर, तो ये जो ब्लॉब पैदा हुआ है एक्साइट होके, ये उसका एक पार्टिकल कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन फील्ड का ब्लॉब इलेक्ट्रॉन कहलाता है। दूसरी जितनी क्वांटम की फील्ड्स हैं उनके अपने ब्लॉब्स हैं, और वो सारे अपने अपने मतलब नाम रखते हैं। तो फील्ड थ्योरी में मोलेसस की तरह से फील्ड फैली हुई है, और हिग्स फील्ड भी एक मोलेसस है, और हिग्स बोसॉन भी उसका पार्टिकल है। ऐसे ही क्वांटम आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन जो है उसमें कोई पार्टिकल नहीं है, और स्ट्रिंग थ्योरी वाले प्रिडिक्ट करते हैं क्लोज लूप स्ट्रिंग, जिसका नाम उन्होंने ग्रेविटॉन रखा हुआ है, और वो चाहते हैं कि वो कभी प्रूव हो जाए। एनी क्वेश्चन?
ये सर ये जो कापियों ने बात की है कि ये तो जो आपने लेक्चर दिया सर इकबाल वो रिकॉन्सिलेशन के बारे में, उसमें भी तो बेहतर तरीके से समझाया सर, वो भी तो हम देख सकते हैं। हाँ, अभी जो मैंने लेक्चर दिया है, मेरा जो एक लेक्चर है, ये ठीक कह रहे हैं अली रहमत, वो एक आलमी मजलिस इकबाल ने करवाया था, लाहौर में हुआ था। उस लेक्चर में मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं क्योंकि वो गैदरिंग थी, तो उन स्लाइड्स में यही बात जो अली रहमत ने शायद लेक्चर देखा इसलिए कह रहे हैं, यही बात जो मैंने बताई है कि नुक्ता किस तरह, और फिर सारी बात जो अभी तक बता रहा हूँ वो उसमें मौजूद है, काफ़ी हद तक आपकी हेल्प हो जाएगी। वो लेक्चर भी देख लीजिएगा, इसकी भी रिकॉर्डिंग लगी हुई है, तो ये भी मैं कहता हूँ कासिम से कि इसको अपलोड करें। और कुछ शेयर करना चाहिए? जी बेटा। सर जी सर, आज हमने बात की 4 डायमेंशन की, ठीक है, टाइम जिस तरह हमने समझा, सर क्या हम टाइम को हमेशा 4 डायमेंशन ही लेंगे या इसको बतौर सेकंड डायमेंशन या थर्ड डायमेंशन भी हम ले सकते हैं? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन किया है, शुक्र है कि अभी तक आपदा बैठी हुई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, वो इसलिए कि जब हम कहते हैं ना 4th डायमेंशन, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इसका मतलब पहले एक्स लेना पड़ेगा, फिर वाई लेना पड़ेगा, फिर जी लेना पड़ेगा, तब जाके टी लेने की इजाज़त है। नहीं, हम एक्स के साथ भी टी ले सकते हैं, हम वाई के साथ भी टी ले सकते हैं, हम जेड के साथ भी टी ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम इज सम सॉर्ट ऑफ नेसेसरी डायमेंशन with all spatial dimensions. So time is some sort of necessary dimension. That is why string theorists are also taking time as the 11th dimension. और अब जो 10 डायमेंशंस हैं उसमें टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस जो होंगी वो सारी की सारी, जैसे मैंने आपको ग्रिड बना के दिखाई है, नीचे उतरती चली जाएंगी। स्टिल सम सॉर्ट ऑफ टाइम, प्लैंकियन सॉर्ट ऑफ टाइम वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। That is why in an 11th dimension of time with always travel with the time, with the space. So this is something very interesting. असल में बात जो बहुत उलझा चुकी है अब जदीद दौर के फिजिक्स के स्टूडेंट को, वो ख़राब इसलिए हो रही है कि आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन में ये प्रॉब्लम पैदा कर दिया गया है कि जब हमें कहा जाता है कि उसके आसपास की फ़िज़ा, उसके आसपास की जो फ़िज़ा, उसके आसपास की जो स्पेस है वो कर्व्ड है। जब हमें ये कहा जाता है कि ये अब नीचे अर्थ है और उसके आसपास की ना नज़र आने वाली स्पेस जो है वो कर्व्ड है और पार्टिकल उस पर ट्रैवल करता है, तो हमें ये कहा जाता है कि पार्टिकल इज ट्रैवलिंग बीइंग एक्सेलरेटेड सम सॉर्ट ऑफ जी विच इज काइंड ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस पार्टिकल इज कमिंग डाउन। दिस इज द वेरी 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 फॉल्स, ये कंफ्यूज कर देने वाला सबसे बड़ा आज का ये इशू है। ये जो आइंस्टाइन की फील्ड थ्योरी है, जब आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा इट्स ओनली टाइम मेकिंग पार्टिकल गोइंग डाउनवर्ड्स, ओनली टाइम, नॉट द स्पेस। बिकॉज ये हम डीप में बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज पार्टिकल सीधा जा रहा है भाई, पार्टिकल कहीं पे भी कर्व खाई नहीं है, तो कर्व, जब कर्व है नहीं तो एक्सेलरेशन काहे का। पार्टिकल सीधा जा रहा है। जो आपको कर्व नज़र आ रही है वो इसलिए नज़र आ रही है कि शॉर्टेस्ट पाथ ऑन अ कर्वी स्पेस इज अ जियोडेसिक, और ये डीप है, ये मैं आपको किसी वक्त क्लियर कर दूंगा कि ये बात क्या है। तो हाँ, जो ताऊ है यानी प्रॉपर टाइम है वो इसके पास है और इसके पास भी है, और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। एस जो है, एस स्क्वायर्ड जो है वो हमेशा एस प्राइम स्क्वायर के इक्वल रहता है, जिसे कहते हैं टाइम इंटरवल इज इक्वल फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। सो सारा कंफ्यूजन यहाँ मौजूद है जब हम टाइम को गड़बड़ा देते हैं। इसका मतलब, ये बात तो मुश्किल थी, लेकिन इसका मतलब आखिरी जुमले में अगर मैं कहूँ तो यूँ है कि वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल बेचारा नहीं कर रहा होता, एक पार्टिकल, वो पार्टिकल बेचारा जो है असल में इस शेप पे आपको इसलिए नज़र आने लग गया है कि आप ये भूल रहे हैं कि आपकी ज़मीन पीछे से भागती हुई आ रही है, यहाँ सूरज है और ज़मीन ने ऐसे जाना है और सूरज के पास से घूम के आना है। तो जितनी उसके ऊपर की जो स्पेस है, जो कर्व बना रही है उसके ऊपर की स्पेस, वो साथ साथ भागती हुई कर्व बना रही है, क्योंकि स्पेस बना ही कौन रहा है, स्पेस बना ही 8 पाई बिग जी ओवर C4 टाइम्स ताऊ म्यू न्यू बना रहा है। यानी ये अगर ये है तो कर्व है, और अगर कर्व नहीं है, यानी कर्व को आप आर कह लें, अगर कर्व नहीं है तो ये पार्टिकल एक्चुअली किस शेप में नजर आएगा,
पार्टिकल स्टॉप्ड है, जस्ट टाइम पास हो रहा है, टाइम पे ज़मीन यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, तो ये पार्टिकल जो अपनी सीधी लाइन पर बेचारा था वो फील्स लाइक गोइंग डाउनवर्ड्स। सिर्फ एक ही सिचुएशन है एक्सेलरेशन की जिसके बारे में कोई भी इमेजिन नहीं करता, एंड दैट सिचुएशन इज ऑलवेज, सिर्फ एक ही सिचुएशन है एक्सेलरेशन की कि वो ये है कि ज़मीन पर आप खड़े हैं, ज़मीन पर आप खड़े हो चुके हैं, पाँव ने ज़मीन को छू लिया है, अब आप एक्सेलरेट हो रहे हैं। खबरदार अगर आप एक कदम भी ज़मीन से ऊपर उड़ रहे हो तो आप ये समझें कि आप एक्सेलरेट हो रहे हैं, यू आर एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन। ज़मीन आपको जब एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, बिकॉज अर्थ हैज़ द एक्सेलरेशन ऑफ जी, नॉट द फॉलिंग बॉडी हैज़ द एक्सेलरेशन ऑफ जी। सो आप जो है इस बात को अगर ज़हन में रख लें, देन यू कैन गेट द पॉइंट कि वाई दिस कर्व इज ओनली द कर्व ऑफ टाइम, not the curve of space. Object stays there, but Earth is moving with its curves. So in time there will become, असल में ये देखें, आपने कभी गौर किया कि नदी में दो किनारे दूर जाते हुए मिलते हुए नजर आते हैं? आपने कभी गौर किया कि कर्वी शेप हो जैसा कि ज़मीन है तो उसके ऊपर भी दो सीधी लाइनें आगे जाकर मिलती हुई नजर आती है। सो पॉइंट्स ये है कि जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है वो यहाँ समझ लें और जो ज़मीन है वो यहाँ समझ लें, तो आपको खुद ब खुद नजर आएगा कि कर्वी शेप पर वो ऑब्जेक्ट मूव शूव कोई नहीं कर रहा, टाइम में नीचे से जो ज़मीन मूव कर रही है, यानी ज़मीन यहाँ मैंने बनाई थी पहले, नीचे से ज़मीन मूव कर रही है, उसकी वजह से सीधी लाइन पर रहता हुआ ऑब्जेक्ट भी यहाँ जाके मिलता हुआ नजर आता है। तब पता चलता है जब करता है ठा ज़मीन पर, उस वक्त हम कहते हैं नाउ इट इज़ एक्सेलरेटेड, इन बिटवीन इट इज़ नॉट एक्सेलरेटेड। बहुत डीप चला गया मैं, ये हमारे बहुत दूर के लेक्चर्स थे, लेकिन आई एम सॉरी, मैं ये सारा इस रिकॉर्डिंग में से शायद निकाल भी दूँ। मेरा पॉइंट ये है कि डायमेंशंस ही डायमेंशंस हैं और इनके साथ फेमिलैरिटी बहुत ज़रूरी है और इनका ताल्लुक ऑर्थोगोनल है, पहली से लेकर 10वीं तक का। ऑर्थोगोनल मीन एट 90 डिग्री, और इनमें हर दो डायमेंशंस के बाद एक फोल्ड होती है, और जब फोल्ड होती है तो ऐसे मौजज़े पेश आते हैं। सो अगर आपने डीप इक्वेशंस ऑफ फिज़िक्स को और डीप फिज़िक्स को पढ़ना है तो ये डायमेंशंस आपको पढ़नी होंगी। चलो जी, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने ले लिया आपका, 15 मिनट ऊपर हो गए। तो क्या अच्छा रहा, कैसा रहा आज का? मेरे ख्याल में सर बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रहा, बहुत ज़्यादा कमाल का। थैंक यू बिलाल मलिक, शुक्रिया बिलाल मलिक, मज़ा आ गया, आपने लिखा है, थैंक यू बिलाल मलिक जी। और लेकिन सर अगर कोई बुक रिकमेंड कर दें जो हम स्टडी करके तैयार रहें तो ये अच्छा होगा। हाँ, बुक फाइनमैन की भी है, लेकिन आप बर्ट्रैंड रसेल की हिस्ट्री ऑफ साइंस में वो पार्ट निकाल, चले मैं आपको ना, आप सारी नेट से लेंगे बुक्स? जी सर, अगर अच्छा तो बाहर मिल जाती है तो और अच्छा है, लेकिन अगर नेट से लेना हुआ तो नेट से भी बेहतर होगा। चले, बर्ट्रैंड रसेल की हिस्ट्री ऑफ साइंस जो है ना, आज आप सर्च करेंगे कौन सा वॉल्यूम है जिसमें उसने डायमेंशंस पर बात किया है। बाकी एक बुक का मैंने आज नाम लिया है टेरेशियम ऑर्गेनियम, ये है ओस्पेंस्की की, और इसका भी तर्जमा नहीं मिलेगा। ज़्यादातर जो बुक्स हैं उनके तर्जमे उर्दू में तो ये काम नहीं हुआ। ख़ास तौर इदारा नज़ारतुल मारिफ ने एक मजमून शाया किया था 1922 के एक रसाले में, वो शायद किसी यूनिवर्सिटी से निकल आए। और इकबाल की बाकी बुक्स इकबाल की है। सबसे अच्छी बात तो यह कि इकबाल की दी रिकंस्ट्रक्शन पढ़े, काफ़ी सारा उसमें है। अच्छा सर, फाइन ने जिक्र किया सर, फाइनमैन की बुक्स मेरे पास हैं तीनों, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। हाँ, किया है जिक्र फाइनमैन ने, मतलब अपने इसमें जो डीप डायमेंशंस है ना उनका कंसेप्ट कायम किया। आप यूं करें, आप थियोडोर क्लुत्ज़ा की कोई किताब ले लें, ये सबसे बेस्ट होगी अगर कोई मिल जाए तो। ये आज पेन इधर भी ख़राब हो गया, हालांकि मैंने सॉफ्टवेयर बदला। क्लूज़ा भी कह सकते हैं आप, क्लूज़ा, और क्लुट्ज़ा भी कह सकते हैं, जो मर्ज़ी लिख लें। मैंने आज सॉफ्टवेयर बदला कि ये पेन मुझे ना वो जो हड्डियां बनाने लग जाता है वो नहीं करेगा, इसमें भी कर रहा है, तो कोई और सॉफ्टवेयर ढूंढूंगा। चले, तो ये किसने कहा सर प्लीज़ रिकमेंड बुक्स? ओके बिलाल, ठीक है, वंडरफुल लेक्चर, बहुत मज़ा आया। आज़मतुल्लाह आप मौजूद थे? अरे वाह,
कल परसों अख्तर बाबू से मेरी बात हुई थी, आपका जिक्र हुआ था, वो आपकी बहुत ही तारीफ कर रहे थे, वो कह रहे थे बहुत प्यारा आदमी है अजमत। तो आप मौजूद थे, थैंक यू वेरी मच। आप तो प्रोफेसर हैं फिजिक्स के और मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात। चलें, ठीक है जी, बंद करूं? जी जी सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह अल्लाह।